मैंने जहाँ पर भी काम किया है तो मेरा एक फिलोसॉफी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर मैं काम नहीं करता था, उससे ज़्यादा मैं अकाउंटेबिलिटीज लेकर काम करता था। मैं मेरे हिसाब से महीने में लगभग 30-40 इंटरव्यूज लेता हूँ अच्छी वाले पोजीशंस के। सब आते हैं, सब ये सोचते हैं यार फंडिंग उठाओ, है ना। हाँ। और फंडिंग से ना फोड़ देंगे पूरा मार्केट, ठीक है, अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे। इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे नए चैनल का क्या रोल है सर आज के? मेरे हिसाब से कन्वीनियंस। फंडिंग के लिए जैसे अप्रोच कैसे करते हैं? जैसे लाइक अभी आप कह रहे हो फंडिंग के लिए मैं करूँगा, तो आप कैसे अप्रोच करो? जैसे लाइक किसी को अप्रोच करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखिए और किस तरीके का अप्रोच करिए? पीपीटी बनाना हो तो कैसा बनाना? पहले तो ये पिच डेक तो बनाने वाली बहुत सारी वो है, लेकिन आप अपना जो थॉट प्रोसेस है उसमें जरूर डालिए कि मेरा थॉट प्रोसेस ये है, मैं यहाँ से आया हूँ और यहाँ जाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं कि एक बिजनेसमैन होता है ना, वो कमाऊ पूत होता है सरकार का, गवर्नमेंट का जी। जेट एयरवेज खत्म नहीं होनी चाहिए थी एटलीस्ट। हाँ। कि सरकार को सपोज उन्होंने इतना पैसा कमा के दिया, इतना टैक्सेशन करके दिया, तो उस टैक्सेशन में से कि भाई इन्होंने 10 लाख या 4,000 टैक्स दिया है, इन्होंने 2,000 का मान लो घाटा हो गया, कंपनी को जिंदा रखते हैं, उसमें मैनेजमेंट दूसरा बिठा दें। बिल्कुल सर। और बिजनेसमैन क्या ना लाइफ सिक्योर भी नहीं है, कोई पॉलिसीज है ना, सरकार कोई गारंटी नहीं लेती, उन्हीं बच्चों की कोई गारंटी नहीं लेती, वो कमा के देते हैं पूरी उम्र, और इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी कलेक्शन करके देते हैं, सब कुछ करके देते हैं, उनकी लाइफ कोई सिक्योर नहीं है, और कल घाटा हो जाएगा वो बहुत बड़ा टेंशन है उनको। वेलकम टू द PWSO एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक फाउंडर है बेबी एंड मॉम रिटेल कंपनी। लाइक फाउंडर की लाइफ कैसी होती, फाउंडर को कैसा होना चाहिए और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, इस पॉडकास्ट में आपको हर चीज सीखने को मिलेगा। फाउंडर की लाइफस्टाइल कैसी होती है, बैंक से कैसे डील करना होता है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना होता है, और एक फाउंडर को किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। अपना एक पर्पस होता है जो लाइक हर ब्रांड के साथ एक अपना पर्पस होता है, यूनिक स्टोरी होती है। तो जो भी फ्यूचर में फाउंडर बनना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए है कि अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे 10,000 से 200 करोड़ तक का बिजनेस प्लान कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड है उनको ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करना और एंड तक जरूर देखना। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द PWSO सर। थैंक यू कैसे हो सर सुधांशु, आप? बहुत बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास। एक्चुअली थोड़ा सा नाम भी आपका यूनिक है और प्रोडक्ट भी यूनिक है। कहते हैं ना, एक तो मार्केटिंग वाले आज जब कीर्ति बता रहे थे कि से सर ना सेम प्रोफाइल्स हैं, जैसे लाइक एड एजेंसी, मार्केटिंग, इन सब का पूरी वो भी हैंडल करते थे, मैं भी हैंडल करता हूँ। तो मुझे लगा चलो आज तो फाउंडर टू फाउंडर और मैन टू मैन बात होगी। करेक्ट। वन इज बाइंग साइड, वन इज सेलिंग साइड। बिल्कुल सर। मैंने बहुत मीडिया बाय मतलब किया। इतना नेगोशिएशन होता है इस लेवल पे, और सच पूछो तो कई बार ये सरप्राइज होता है कि जैसे लाइक कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट हो 85 में देने के बाद भी जो एक लोवेस्ट होता है कि इस पे नीचे कोई नहीं जा सकता, कई बार कंपनी के साइड से, आपके साइड से आता है कि नहीं यार मुझे तो कोई 84 भी दे रहा है। वो सरप्राइजिंग मोमेंट है। क्या करते हो सर नेगोशिएशन के लिए? आप क्या ट्रिक यूज करते हो, मतलब कैसे नेगोशिएट करते हो आप किसी से करते तो जब मैं मीडिया बाइंग करता था हम्म। तो मैं देखता था कि मीडिया की डिमांड अभी कितनी है हो? और मेरा कब आने वाला है, राइट। सो जो वैकेंट स्पेस होता था तो उसको पहले ही मैं प्री बुक करके रखता था कि ये आपका खाली जाएगा। सपोज आउटडोर है, होर्डिंग है, हाँ, सो होर्डिंग। ये खाली जाने वाला है, तो आपको कुछ नहीं आने वाला है, तो एटलीस्ट फ्लेक्स लगा रहेगा, राइट। और मैं उनको कन्विंस करता था कि वी मार्ट का या जहाँ पर भी मैं काम करता था तो उसका होर्डिंग लगा रहेगा, तो दूसरा वाला आके आपको वो हाई प्राइस देके जाएगा इस लोकेशन। सो दिस इज हाउ आई वाज बाइंग द मीडिया बाइंग। और आउटडोर वाले मान जाते थे? आउटडोर वाले कुछ समय के लिए मान जाते थे। हाँ ऑब्वियसली, और क्योंकि वो तो फ्री में एक दिन भी ना दे। और फिर मैं बल्क डील करता था थ्रू आउट द ईयर की, तो उनके जो इसलिए सेल्स, कंसिडर करते हो। यस सो मे बी जो सेल्स के जो एफर्ट्स थे ना, वो पूरा का पूरा उनका वो हो जाता था कि यार पूरी साल की यदि बाइंग हो रही है, सपोज महीने की 100 होर्डिंग ले रहे हैं, तो साल की 1200 होर्डिंग, और उसके अंदर मैं FOCs लेता था, ये खाली है, ये होने वाली है, या मुझे पता था कि आज के 6 महीने के बाद में चुनाव आने वाले हैं, तो पहले 1-2 एक्स्ट्रा में बाइंग करके रख लेता था कि भाई ये होर्डिंग किसी को नहीं जानी चाहिए। बट ऑनेस्टली इलेक्शन में सुनते हैं इलेक्शन में ओवरलैपिंग होती है, 4 गुना देते हैं ना।
ओवरलैपिंग होती थी। हाँ लेकिन हम उसको कंट्रोल करते थे, मॉनिटरिंग करते थे, और रात को वापस हमारे स्टोर टीम हमें इन्फॉर्म करती थी, एजेंसीज को हम फोर्स करते थे, देख ले यार भाई पूरा का पूरा एफओसी हो जाएगा नहीं तो इट शुड नॉट बी। थोड़ा अंदर की इनसाइड बताओगे जैसे लाइक आप कैसे मैनेज करते थे? लाइक होर्डिंग अगर 100 की भी बात की जाए तो वो एक नंबर से 100, लेकिन इजी नहीं है क्योंकि डिज़ाइन है, कोऑर्डिनेशन है, डेली आपका अलग ही काम होता है ना? ऑफिस भी हैंडल करना होता है, उसके अलावा एक थर्ड पार्टी से आप कोऑर्डिनेट करते हो, और आप कह रहे हो वैकेंट जब जब खाली है तब तब फिल करना, उस टाइम के इंस्टेंट डिज़ाइन रेडी कराना। यही तो ऑप्टिमाइजेशन है हाँ। मार्केटिंग में। सो सी ऑप्टिमाइजेशन 2013 14 15 16 में स्टार्ट हो चुका था, मतलब जो उस समय मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल होता था बीटीएल एक्टिविटीज, आउटडोर, एटीएल। आज तो डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है, लेकिन उस समय जो मेजरली जो बाइंग और जो स्पेस बाइंग होता था वो मीडिया में यही होता था कि अपना जितना हो सकता है विजिबिलिटीज़ अपन को अपनी ब्रांड की देनी है। तो उस समय हम ये देखते थे कि सपोज कोई इलेक्शन आने वाला है, सपोज यूपी में कोई इलेक्शन आने वाला है, तो उस अच्छा, इलेक्शन पैन इंडिया देखते थे? हाँ, मैं पैन इंडिया देखता था, ठीक है। राइट। सो सपोज यूपी में कोई इलेक्शन आने वाला तो पहले ही अपन को आइडिया हो जाता था कि यहाँ पर ये इलेक्शन आने वाला, और स्टोर टू स्टोर अपन मैपिंग करते थे कि सपोज एक स्टोर को अपन को 4 होर्डिंग देनी है। 400 तक भी होर्डिंग ली है हमने इवेंट्स में। सो सपोज 4 होर्डिंग देनी है तो उस स्टोर से पहले रेकी करवा लेते थे, और पहले उनसे पूछ लेते थे कि भाई आपके स्टोर पे कोई इलेक्शन आने वाला है, या नियर बाय कोई इलेक्शन, कोई एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है, या कोई मतलब वहाँ के सरपंच का इलेक्शन आने वाला, तो आप पहले ही अच्छा, हमें बता बिल्कुल, दो। मतलब नीचे लेवल तक भी आप वर्किंग करके बैठ जाते थे? यस यस। नहीं तो सी आज मैं वी मार्ट में काम करता था, तो आज जो स्टेज पे वी मार्ट है मेरे हिसाब से उसके पीछे मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, 500 प्लस स्टोर हो गए सब। हाँ, आज 500, उस समय हम जब थे तो 120 स्टोर थे, और 120 स्टोर से हमने लगभग 140-50 तक स्टोर लेके गए थे। उसके बाद में मैं 1 ही साल मैंने काम किया वहाँ। कितना टाइम दिया है बी मार्ट को सर? उसके पहले तो मैं वीडियोकॉन में था। ओके। वी मार्ट को मैंने 1 ही साल दिया, मेरा कोई कमिटमेंट था वी मार्ट में, तो उसी कमिटमेंट के बेसिस पे मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था, और 1 साल फिनिश होते ही मैं वापस अपने स्टार्टअप में आ गया था। ओके सर, एक जब जॉब प्रोफेशन में इंसान रहता है ना, खास करके मार्केटिंग में, तो कई बार मैं देखता हूँ जो आज की जनरेशन में ना, वो एक कॉल्स ले नहीं पाते, जैसे लाइक कि सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला, लाइक कि फाउंडर वाला, कि फाउंडर बन जाऊँ मैं, क्योंकि वो ना एक डिपेंडेंट होता है कि सैलरी आए कि 1 तारीख को हिट करता है, वो मोमेंट उनके लिए अच्छा लगता है, ना कि वो रिस्क लेना चाहते हैं। आप कैसे आगे बिजनेस है? मेरे हिसाब से मैंने जहाँ पर भी काम किया है, सो मेरा एक फ़िलोसॉफ़ी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर मैं काम नहीं करता था, उससे ज़्यादा मैं अकाउंटेबिलिटीज़ लेकर काम करता था, वाओ। राइट। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ये है कि सामने वाली कंपनी ने या जो आपके मैनेजर ने दिया वो आप कर ही रहे हो, वो तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी जब लेने लग जाओगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये किसी के यहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, आप एज ए ओनर वहाँ पर काम करोगे। आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता था, कि ताकि जो बाकी कुलीग्स भी होते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार हाँ यार, मतलब तुम तो ऐसे काम करते जैसे तुम इस कंपनी के मालिक हो। मैंने कहा यार मैं मेरे डोमेन का मालिक हूँ, ट्रू। एंड यदि मैं यहाँ पर मेरे डोमेन का मालिक नहीं बना तो फिर मैं शायद कभी अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो माइंडसेट होता है ना, जो 9 to 5 वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ नहीं है, सब बकवास है मेरे अकॉर्डिंग। मैं सब सेम चीज मैं सोचता था यही। तो जो कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो सुबह 9 to 5 जॉब करते हैं, और उसके बाद में खुद भी इतने टेंशन में रहते हैं, और अपने जो जूनियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको भी इतना टेंशन में रखते हैं कि वो है ना रात को सेरोडोन खा के सोते हैं। एंड मेरा ये फिलोसफी था यार, जब मैं खुद का काम कर समझूंगा ना तो वो टेंशन मेरे को कोई देगा नहीं, और मैं खुद लूँगा। यदि खुद जो बंदा अपना टेंशन लेता है ना तो उसका जो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द टेंशन है ना वो भी बढ़ जाता है, और उसको सेरोडोन नहीं खाने की ज़रूरत होती है। सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मेरे 8 से 10 साल के करियर में मैंने जो भी काम किया उसको इतना एंजॉय किया ना, मतलब मुझे क्या लगा ना, जैसे आपके सेम देख रहा हूँ, पैशनेट हमारे काम को हम 9 to 5 कभी कंसिडर ही नहीं करते।
मैंने कभी वर्किंग आवर को लिमिटेशन में नहीं डाला, बियॉन्ड द टाइम काम के। संडे को भी मेरा ऑनर अगर फ़ोन करते था ना, मैं संडे को भी अवेलेबल रहता था, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, मैं इस इंसान से कितना सीख सकता हूँ। और मैं जो रियल एस्टेट में था ना, तो मेरे जो ऑनर थे, तो मैं उनको ना बात करते हुए सुनता था कस्टमर से, कैसे बातें करते। मैं सोचता था जब वो कॉल पे हो ना, तब मैं उनके आसपास रहूं। तो मैं वो ग्रैब करता गया, देखता गया बोलने के तरीके, कैसे बोलना चाहिए, क्या डील होना चाहिए, क्या साइन है जहाँ पर लग रहा है एक बार डील क्लोज हो गया। बट आज के जो देख रहे हैं वही सेम सिनारियो, लाइक जो 9 to 5 में ही रहते हैं, उनको लगता है कि ना सेफ चलना है यार। वो 9 to 5 को ना बस एक्सेप्ट करके बैठ चुके होते हैं, और फिर उस टाइम को ना अपने टाइम में किलिंग कर लेते हैं, वो एंजॉय नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है हाँ। वो अपने करियर को कैसे स्पॉइल कर रहे हैं। मैं मेरे हिसाब से महीने में लगभग 30-40 इंटरव्यूज लेता हूँ अच्छे वाले पोजीशंस के। जैसे रिक्रूटमेंट आज हमारे पास में 250 अच्छा, वो भी आप हैंडल करते हैं? नहीं, इंटरव्यू एचआर टीम अरेंज करते हैं, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि इस बंदे का इंटरव्यू मुझे लेना है, तो मैं वैसे अपने एक्सपोजर के लिए भी लेता हूँ, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और बच्चों के माइंडसेट कैसे हैं। क्या बात। तो जो आजकल जो सिल्वर स्पून बेबी जो आए हैं ना तो वो कहते हैं कि लर्निंग कुछ है ही नहीं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि बेटा लर्निंग के लिए तो कॉलेज था, हाँ, यहाँ तो तुम्हें लर्निंग देनी पड़ेगी और सेल्फ लर्न करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। तो मतलब एक तो ये माइंडसेट हो गया कि 1 साल में मेरे लर्निंग। मैंने कहा कि जो टॉप सीईओज बने हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, पेप्सी को सीईओज देख लो, इंदिरा नूई, गूगल का सीईओ देख लो, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देख लो, सारे 20-20, 25-25 साल तक उसी कंपनी में रहे। यदि वो ये कह देते कि हमारी तो लर्निंग है ही नहीं, तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते। बट वो सीईओ लेवल तक, गूगल जैसी कंपनी के सीईओ लेवल तक नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक की जो चंदा कोचर है, अभी तो चलो ठीक है कोई भी कंसर्न हुआ है, लेकिन वो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आई थी। उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि ये प्रोजेक्ट आपको हेड करना है। उन्होंने 4 बंदों की टीम के साथ में उस प्रोजेक्ट से उस पूरी कंपनी बना दी, मतलब बहुत। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ कि जो बंदे अकाउंटेबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, वो बहुत कुछ करते हैं, मिलता है। और जो ये कहते हैं ना कि यार सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैंने कहा कि बेटा यहाँ पर हम सिखाने के लिए तो है नहीं, राइट। एंड यहाँ पर इफ़ यू वांट टू बी ग्रो इन योर लाइफ, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो आपके आसपास में हो रहा है उनसे सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो और आगे बढ़ो। सबसे बड़ी मिसिंग क्या देख रहे हो आज आप? मेरे हिसाब से जो पेशेंस है ना, जो करंट जनरेशन में है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो पेशेंस इन द सेंस टाइम और ईयर के लिए नहीं, मैं यदि बात करूं तो जो किसी कंपनी के साथ में आप जुड़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको है ना 4-5 साल चेंज नहीं करना चाहिए, या तो वहाँ पर ज्वाइन मत करो। हाँ, तो या तो ज्वाइन मत करो, और आप ज्वाइन करने के बाद में आप हो सकता है कंपनी की भी गलत हायरिंग हो जाती है कई बार, सही बात। बट ज्वाइन करने के बाद में आपको लगता है कि हाँ ये कंफर्टेबल है, अब यहाँ पर मेरे को ठीक लग रहा है, कंपनी को भी ठीक लगने लग गया है। तो उसके बाद में जब साल भर के बाद में मेरे को लर्निंग ओवर हो गई, मेरी ग्रोथ नहीं है, वो वाले डेफिनेशंस और वो वाले एक्सक्यूजेस देख के जो चेंज करते हैं ना, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 2 लाख रुपए सैलरी लेने लग गए थे किसी स्टार्टअप में, फिर ले ऑफ, हाँ मंथली, और फिर ले ऑफ के एक्सेल में आए और मेरे को कह रहे हैं कि 60,000 रुपये की जॉब दे दो। और मैं उनको भी मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं यार भाई, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू। तुम्हें महीने 2 महीने में तुम और ट्राई करोगे, तुम डीमोटिवेट हो चुके होगे, क्योंकि तुम 2 लाख रुपए उठा के 60,000 रुपये नौकरी करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम है ना वो काम कर पाओगे उस पैशन से, और तुम वापस चले जाओगे। तो सर्वाइव कैसे करेगा अगर 2 लाख की सैलरी वाला, उसके खर्चे भी तो 2 लाख के अकॉर्डिंग ही होंगे। उस बंदे की एक्चुअल पोटेंशियल 60,000 रुपए। ओके, उस बंदे की एक्चुअल पोटेंशियल 60,000 रुपए है, ज्यादा मिल गया उसको, मतलब वो स्विच खेलते हुए वो उस लेडर पे पहुंच चुका है कि उस लेडर पे से वो नीचे नहीं आ सकता, और नीचे फिर इतना मजबूर हो जाता है कि फिर वो मेरे को कुछ भी मिलेगा तो मैं कर लूंगा, राइट। तो लाइफ स्पॉइल कर लिया उसको। तो उन्होंने उस समय जब लाइफ स्पॉइल कर रहे थे, वो जब लेटर चढ़ रहे थे 4 साल के अंदर वो 2 लाख तक पहुंचना 25,000 से, उस समय उन्होंने नहीं सोचा
लेकिन वो अब है ना, अब वो दो चीज़ें हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। एक तो वो नीचे डाउन द सैलरी काम नहीं कर सकता नहीं जिंदगी कर भर। सकते सर। दूसरा, यदि काम कर भी लेगा तो उसमें पोटेंशियल होते हुए भी उस स्पीड से, उस पेशेंस से नहीं करेगा, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो जिस कंपनी में जाएगा वहां पर उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो जो फास्ट ग्रोथ जो देख रहे हैं आजकल, जो मतलब शॉर्ट टाइम में 5 साल में चाहते हैं इतने पैकेज तक पहुंच जाए, वो लाइफ है ना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सबकी 5%, 2%, 3% सक्सेस भी होते हैं अच्छे खासे लेवल पे, लेकिन लगभग बच्चे हैं ना, वो अपनी लाइफ ख़राब कर चुके होते हैं और फिर वो कंसल्टेंसी में जाते हैं। राइट। और कंसल्टेंसी तो ऐसा वर्ड हो चुका है कि हर कोई कहता है मैं कंसल्टेंट हूँ। तो हर घर हिंदुस्तान में में ज्ञान देने की तो कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, घर में ही 4 लोग बता देते हैं, हाँ, दोस्त तो यार में बता देते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आजकल के जेनजीज जो युवा हैं वो नहीं समझ पा रहे। हम लोगों पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, हमने वो प्रेशर्स झेले हैं, और मेरे हिसाब से उन्हीं प्रेशर्स की देन थी कि आज हम किसी भी प्रेशर्स को हैंडल कर पाते हैं। आजकल वाले बच्चों को आप थोड़ा सा बोल दो, वो शाम को पेपर लिख कर चला जाएगा। हुआ है कुछ ऐसा क्या? बहुत बार हो जाता है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि यार मैं उस तरीके के बंदे ही नहीं, आई डोंट वांट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ द टीम कि ऑनेस्टली जो सेल्फ ड्रिवन है उनको रखो, और जो सेल्फ ड्रिवन नहीं है ना भाई, हमें माफ करो, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द राइट कल्चर। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका एचआर का जब कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है? तो अब क्या देखते हो, जैसे लाइक ये सब फेस कर चुके हो आप, तो अब क्या एक इंस्ट्रक्शन होता है आपकी तरफ से कि जो हमारी कंपनी में आएंगे बेबी मॉम रिटेल में, वो किस तरीके के लोग होंगे? पैशनेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। यार किसी का कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, किसी का नॉलेज आप अपलिफ्ट कर सकते हो, किसी को ग्रूम कर सकते हो। तो स्किल्स यू कैन डेवलप, बट कैरेक्टर यू कैन नॉट डेवलप। तो कैरेक्टर हम देखते हैं कि कैरेक्टर कैसा है उसका माइंडसेट क्या है। यदि कैरेक्टर उसका ठीक है, बहुत सही है, मतलब कैरेक्टर मीन्स उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो फ्लाई वाली नहीं है, और वो 9 to 5 वाली नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है, तो होनी चाहिए। बट वो जिस तरीके से जो बात करते हैं कि भाई तुम अभी इंटरव्यू, अभी कंपनी को जानते नहीं हो, और एक पुरानी वाली कंपनी की कोई बुराई करता है, मैं चाहे वो किसी प्रोफाइल के लिए आए, मैंने कहा तुम वहाँ 4 महीने काम करके आए हो, तुम उसके नहीं हुए तो मेरे नहीं हो सकते भाई। तो मैं कहता हूँ कि काइंड ऑफ, मतलब दिस काइंड ऑफ द सजेशन और द लाइक वी हैव इंटरनल थॉट प्रोसेस की नहीं रखना फिर भाई। कुछ ऐसा जो लाइक एटलीस्ट आज कोई अगर वीडियो देख रहा हो तो एक फाउंडर का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक कई बार होता है ना, अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं अगर मुझे बेबी मॉम रिटेल में अपना करियर देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम आपस में लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं। लाइक जैसे मैं अपने एक्स बॉस से इंस्पायर होता था कि उनकी वे ऑफ टॉकिंग, मतलब क्लाइंट डील करने के तरीके सारे अलग होते थे। तो मेरे साथ होता था कि मैं यार क्या मैं कब बनूंगा ऐसा। तो आज जो वीडियो देख रहा होगा एटलीस्ट कंपनी का पार्ट बनना चाह रहा, मे बी हो सकता है इसी पॉडकास्ट के बाद उनका सजेशन आए कि सर मैं इस पार्ट पे काम कर सकता, तो वो क्या की होंगे जो आप देखना चाहोगे उसमें? मैं बताना चाहता हूँ कि बेबी एंड मॉम के अंदर यदि कोई अपनी लाइफ देख रहा है, और मेरे हिसाब से लगभग बहुत सारी कंपनीज जो हिंदुस्तान में ग्रो हो रही हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जब ज्वाइन करते हो तो 1 साल तो कंपनी को पता है और आपको पता है कि आप अपनी लर्निंग के लिए ज्वाइन किया बिल्कुल है आपने, सर, ट्रू है। राइट। सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट करते हो तो कंपनी का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता है। ट्रस्ट कंपनी डे 1 से स्टार्ट कर देती है, फाउंडर भी और बाकी कुलिग्स भी, लेकिन जो एक उस कंपनी को पता है कि सामने वाले का स्वार्थ है, इसलिए इतने दिनों तक वो काम तो करेगा ही करेगा काइंड ऑफ। बट फिर भी वो ट्रस्ट बिल्ड होते साल भर थोड़ा बिल्ड होता है। सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते ये कंपनी ये देखती है कि हाँ यार ये बंदा ही इज़ मोर लॉयल टुवर्ड्स द कंपनी, तो उसके बाद में उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है। 3 साल के बाद में फाउंडर का ट्रस्ट आ जाता है लगभग पूरा का पूरा 95%, 100%। बाय द नेम जानने भी लगते होंगे। हाँ, बाय नेम भी जानने लगते हैं, उसके पूरे इन एंड आउट भी जानने लगते हैं, उसका वे ऑफ वर्किंग भी जानने लगते हैं। तो उसके बाद में जब आपने ट्रस्ट जीत लिया किसी फाउंडर का, मेरे हिसाब से उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, राइट। सो आप में स्किल वो डेवलप कर सकते हैं, ट्रस्ट आपको जीतना है। तो मेरे हिसाब से चाहे तो बेबी एंड मोमो, चाहे तो मेरे हिसाब से XYZ दूसरी कंपनी हो,
आपने फाउंडर का ट्रस्ट जीत लिया ना, तो आपकी ग्रोथ में कोई बैरियर नहीं है। आप में स्किल्स, हार्ड वर्किंग करने की थॉट प्रोसेस ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रस्ट जीत लिया और उसके बाद में सारा काम हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकती। ट्रस्ट जीतना, काम करना, यदि दोनों चीज़ें तो फैंटास्टिक। मेरे पास में ऐसे बच्चे हैं जो फ़ोटोशूट के लिए आए थे इनिशियल स्टेज पे, जो वेयर हाउस में आए थे, आज वो ई-कॉमर्स को पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। वाओ। सो ट्रस्ट और हार्ड वर्किंग, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और आई थिंक कि वो बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं मेरे साथ में। बिल्कुल जाएंगे सर। अब कोई फोटो शूट के लिए आया, उसने देखा एक पोजीशन कि शायद मैं यहाँ पर रह के और बेटर कर सकता हूँ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वरना आज तो लोग जाते हैं जिस काम से 2 काम और ख़राब करके आ जाते हैं। इनफैक्ट है ना, इंप्रेशन ख़राब कर लेते हैं। कई बार होता है कि कोई सोचता है कि 5 मिनट के लिए 10 मिनट का इंप्रेशन कैसे बना दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम याद रहे, यार उस बंदे को बुलाओ, उसने जो शूट किया था उसका आउट ऑफ द बॉक्स शूट था, तो वो हो जाता है। नहीं, वैसे हमने कंपनी में एज ए फोटोशूट एम्प्लॉय रिक्रूट किया था। अच्छा। तो मतलब इट्स काइंड ऑफ, मतलब बिल्कुल। डिफरेंट काइंड ऑफ द पर्सन। लाइक वेयर हाउस के अंदर पैकेजिंग के लिए बच्चा आया, मुझे अच्छा लगा, उसको उठा के ग्रूम किया और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर नहीं, कहीं और पे बढ़ रहे हैं। लाइक सो वो होता है कि ट्रस्ट जीतना इट्स वेरी टफ। लगेगा एक दूसरे को कि बिल्कुल ट्रस्ट लगेगा जीत था। लिया हूँ मैंने 1 महीने 2 महीने में, लेकिन नहीं 3 होता। साल के पहले ट्रस्ट नहीं जीत सकते, क्योंकि कैसे ट्रस्ट करेगा सामने वाला, क्योंकि आपको जानता ही नहीं है। तो 2-3 साल लग जाते हैं। पहले साल से थोड़ा थोड़ा बिल्ड होता है, लेकिन वो पूरा 90-95% तक जाने के लिए 3 साल तो लगेगा। बिल्कुल ट्रू है सर। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे हिसाब से अच्छे से समझने के लिए आपको इतना टाइम लग भी जाता यस यस। सो मेरे अकॉर्डिंग यही है। है। सर ये स्टार्ट कब से किया था आपने, बेबी मोम इन रिटेल? मैंने 2013 से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एज एन पार्ट टाइम कर दिया था। पार्ट टाइम था स्टार्टिंग में? हाँ, मतलब पार्ट टाइम ही था, मतलब इन द सेंस कि मेरे को बिजनेस तो करना था। मैं मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ। ओहो, तो फिर तो ब्लड में ही है सर। आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे जो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैंने कहा था कि पेरेंट्स को बोला था कि मेरे को जॉब नहीं फैमिली करना। में कोई एंटरप्रेन्योर आपके पहले? कोई नहीं है। फर्स्ट? हाँ, मैं वैसे तो बताऊँ तो मैं 2003-4 में भी मैंने, है ना, ये डेयरी नहीं होती अच्छा, गांव के ट्राई किया अंदर, था आपने? गांव के अंदर डेयरी नहीं होती, हाँ, वो हाँ। मैंने स्टार्ट कर दिया था। और उस समय क्या हुआ था कि जो गांव में सब लोग दूध लेके आते हैं, बिल्कुल वो सर। इकट्ठा करके मैं बेचता गाँव में था। ही रहा हूँ ना। तो महीने के 1500-2000 रुपये बताता था उस समय। वाह। तो मुझे तो पता चल गया था कि हाँ यार, हम पैसा तो कमा लेंगे अपन। और हमारे यहाँ पर है ना, गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत सारे लोग बहुत जाते हैं, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो मुझे लगा था यार मेरे को है ना ये लाइन नहीं जानी। मुझे कोई वो एक बंदे ने मेरे को कुछ एक शायरी बोली थी कि लीक लीक चले वो ये वो, तो वो मेरे को पूरी शायरी याद नहीं आती है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो जिस रास्ते सारे चलते हैं, उस रास्ते पे आपको नहीं चलना चाहिए, अपनी लीक खुद को बनानी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सब कहते थे ये गवर्नमेंट जॉब में वो है। मैं नफरत नहीं करता, लेकिन हाँ, और मेरे को ये था कि यार मैं कुछ डिफरेंट करूँगा मेरे काम में। तो मैं मेरे हिसाब से सेकंड बच्चा था जिसने MBA किया था 2008 में। पूरे गांव में? हाँ, पूरे गांव में। वाह। 3000 के लगभग लोग थे। तो एक बच्चा जो था, मतलब मेन गांव में रहता था, तो वो बाहर रहते थे, इसलिए उनको पता था। सर गांव का नाम ही बता दो ना। लाखनी विलेज है, रिंगस, सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। खाटू श्याम जी। श्याम बाबा के एकदम बगल में है हम। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने जब MBA किया था तो सब लोग कहते थे यार, मेरे पेरेंट्स को भी बोलते थे क्यों भेज रहे हो इसको MBA करने के लिए। मैं बनारस से किया था मैंने MBA। ओके। तो क्यों भेज रहे हो पूरा इसको? स्पिरिचुअल कनेक्शन मिल रहा है आपका। हाँ, श्याम बाबा से दूसरे बाबा की नगरी में। मैं वही देख रहा हूँ। करेक्ट। सो जब मैं बनारस गया था तो क्यों भेज रहे हो वहाँ। जब मैं पहली बार गया तो जब एग्ज़ाम देने के लिए गया तो सबके कंधे पे बंदूक। मैंने कहा कि यार भाई, हमारे यहाँ पर तो पुलिस के पास में बंदूक नहीं रहती। हाँ। और यहाँ और बंदूकों की दुकान भी। मैंने कहा गलत जगह आ गया मैं तो, मतलब उस समय मैंने वापस आके बोला कि है तो डेंजर जगह, लेकिन मैं कर लूँगा, है तो अपना भारत ही जी। तो उसके बाद में मैं गया और मेरे हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। अभी भी मैं जाता रहता हूँ बनारस। तो उस समय मुझे डर तो लगा था, लेकिन फिर मैंने बोला कि मेरा काम है पढ़ाई करना, मुझे पढ़ाई से मतलब है यहाँ पर, और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है।
तो मैंने पढ़ाई किया अच्छे से, और उसके बाद में जब मैं 2008 से 10 के बीच में बहुत भयंकर रिसेशन आया था, आपको पता है। अच्छा जी। तो उस समय मैंने कहा यार एमबीए का तो डिसीजन ले लिया, जॉब तो है ही नहीं कॉर्पोरेट में, पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेल्स करो और कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट सेल्स करो जो मतलब जो एमबीए वाले बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, सिम कार्ड सेल्स किए थे। फिर एज एन समर ट्रेनिंग के अंदर तो रिलायंस आरकॉम होता था बनारस के अंदर, तो पोस्ट पेड कनेक्शन बेचे थे। उसके बाद में मैं कैप में आ गया, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता था उसमें आ गया। उसके बाद में मैं जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मेरा सारा इंडिया ग्रुप था, सारा, सारा हाँ ग्रुप उस टाइम था। तक तो ठीक ठाक था शायद। हाँ, तो उसमें हुआ था। तो मैंने कहा यार मेरे को लखनऊ में नहीं करना, मेरे को तो कुछ दिल्ली में करना है। दिल्ली में आया, दिल्ली में मेरे को एक पहला जॉब तो मिल गया आरओ का। 6-7 दिन में मुझे लगा कि यार नहीं यार क्या है यार आरओ में बेचूंगा। डोर टू डोर थोड़ा नॉक कर रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब मैं अपनी गलती मानूंगा, लेकिन उस समय थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में यार एमबीए करके आरओ बेचूंगा क्या। और क्योंकि वो गांव से वो टोन भी आती है ना कि यार क्या कर रहा है बच्चा। ये तो फिर है। 3 महीने तक मुझे जॉब नहीं मिली थी दूसरी। ओ, फिर मुझे मैं सोच लिया था कि जॉब की जो इज्जत नहीं कर सकता, जॉब उसकी इज्जत नहीं करेगा। ट्रू। तो 3 महीने बाद में मुझे एक गुड़गांव की स्टार्टअप कंपनी में जॉब मिला, और एक ही दिन में दो ऑफर आ गए थे, और स्टार्टअप मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट की। ये बेबी मोम, ये तो आपका 2013 से स्टार्ट किया, 2010 में से मैंने जॉब स्टार्ट की, और वहाँ से मैंने बहुत लर्न किया, मतलब ओके। ज़बरदस्त लर्निंग थी मेरी। बेबी होम रिटेल के बारे में थोड़ा और बताओ सर, जैसे लाइक फर्स्ट आइडिया इनोवेशन क्या आया था आपका? मैं एक बेबी प्रोडक्ट्स की कंपनी में काम करता था। ओके, वहीं से आइडिया। तो जब मैं मार्केटिंग में था, तो मैं मेरी सेल्स टीम के साथ में जाता था। तो जब दुकानों पे जाते थे, मार्केट जो M2 के मार्केट है, या अलग अलग जगह जो मार्केट है, तो वहाँ पर जब जाता था कैसे सुपर मार्केट होते थे लाजपत होलसेलर? नगर, और Okay. वो तो बेबी स्टोर्स बहुत कम होते थे उस समय। हाँ तो वहाँ पर जब सेल्स टीम जाती थी, मैं भी साथ में जाता था, तो वो बोलते थे यार इम्पोर्टेंट ब्रांड है तो हम रख लेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। ठीक है। तो हमारी तो ब्रांड इम्पोर्टेड थी पूरी की पूरी, लेकिन जो इंडिया की कुछ ब्रांड्स होते थे जो सेल्स पर्सन वहाँ रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को, तो वो कहते थे यार इंडियन ब्रांड, लोकल ब्रांड बोलते थे सब इंडियन ब्रांड्स को, लोकल ब्रांड है तो लोकल ब्रांड हमारे यहाँ पर नहीं चलेगी। मैं ऐसे इंसिडेंट 3-4 बार देख चुका था। तो मैंने मन में ठान लिया था कि यार कुछ इंडिया का बनाएंगे। 2011 की बात है, कुछ इंडिया का बनाएंगे, और जो इंडिया से बनेगा और वो ग्लोबल जाएगा। तो ऐसा मैंने 2011 में सोच लिया था, और 13 में इम्प्लीमेंट कर दिया। 13 में मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और पहला प्रोडक्ट आज तक मैंने उस ब्रांड के अंदर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स लाया ही नहीं मैं। वाओ। सो मतलब कि आप समझ रहे हो कि 2013 से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में ऑफलाइन थोड़ा सा चलाया था, नहीं चला, लॉसेस हो गए। फिर ऑनलाइन आ गया था उस समय 2014 में, तो लगभग प्रॉपर स्टैब्लिश कब से हो गया, जैसे लाइक अब लग रहा है कि चलना स्टार्ट हो गया मेरा काम, मतलब लोगों को रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हो गया? मैं यदि सही बताऊं तो 2017 के बाद में मैंने स्केल किया था अच्छे से। 2017 1 जनवरी 2017 से मैं फुल फ्लैज अपने बिजनेस में आ गया था। 3-4 साल तो मैंने स्ट्रगल ही किया था, तो कुछ हुआ नहीं था, डीमोटिवेशन ही हुआ था बहुत ज़्यादा। और बीच में स्टार्ट किया, फेल हुआ बहुत सारे। मुझे सर थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में बताओ सर, आप किस किस टाइप का स्ट्रगल किया था आपने? स्ट्रगल ये था कि ना मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बैकग्राउंड था, ठीक है। ना 2011 से 17 के टाइम पीरियड में भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट थी? 2013 में थोड़ा थोड़ा, मतलब जो ऑनलाइन सेल्स होता है 2013 में आ चुका था अमेजोन। तो 2013 के लगभग, मैं 13 तक तो मैं जो भी कर रहा था, तो 13 के लगभग मैंने कहा कि यार ऑफलाइन उस समय हैवी बिजनेस होता था। तो ऑफलाइन जब मैं सेल करने लगा तो जो है ना कि दुकान दुकान पे जाके सेल करना, और बहुत टफ है वैसे। जो कर रहे हैं उनको सलूट है मेरा। तो वहाँ सेल तो हो जाता था, फिर पैसा लेने के लिए जाते थे, 500 रुपये के लिए भी है ना 100 रुपये करके 5 बार देते थे। तो मुझे बहुत टफ लगता था, और
सैलरी से कुछ अरेंज हो चुका था मेरे पास में, सेविंग हो चुका था, दोस्तों से ले चुका था इधर उधर से। मैंने अच्छा खासा लॉस ले लिया उस समय। मैंने कहा कि यार नहीं है। तो 2014 में एक मेरा दोस्त था कि यार तुम ऑनलाइन क्यों नहीं ट्राई करते। तो उस समय ईबे 2014 में 2014 जनवरी। ठीक है। तो उन्होंने ईबे करके सजेस्ट किया कि यार ईबे पे ट्राई करो। मैंने कहा यार मुझे करना ही नहीं आता यार ऑनलाइन, मैं कैसे करूँगा। उसने कहा कि यार तुम ट्राई करोगे ईबे। ठीक है। तो मैंने ईबे ट्राई किया। पहला ऑर्डर आया मेरा 265 था कि 85 था, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। उसमें ऑर्डर भी आया, मैंने उठा के उसको पिक पैक करके शिप भी कर दिया। खुद ही पैक किया, खुद ही भेजा? हाँ, पहला ऑर्डर था मतलब Okay. और शिप भी कर दिया और पैसा भी आ गया और प्रॉफिट भी मैंने 100-125 रुपये कमा ली। मैंने कहा यार ये सही है। प्रॉफिट भी कमा लिया, किसी को बोलने भी नहीं गया, माल भी स्टोर बिक पे भी गया। नहीं गया, विजिट भी नहीं गया, माल भी गया और प्रॉफिट भी आ गया। हाँ, और घर बैठे बैठे कर और लिया। घर बैठे बैठे। मैंने कहा कि ये यार एकदम सही और है। शायद अकेला भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, और अकेला भी कर सकता हूँ। तो उस समय मैंने स्टार्ट फिर ऑनलाइन पे थोड़ा सा फोकस किया। फिर अमेज़ोन इंडिया में आया था 2013 में लगभग। हाँ। तो फिर मैंने अमेज़ोन पे लिस्ट किया। फिर धीरे धीरे 5,000 रुपये के डेली का ऑर्डर आने लग गए। फिर मैंने कहा कि यार मेरे को तो ना जो भी करना है, जॉब में मज़ा आ रहा है मेरे को। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि मेरे को है ना काम करने में बहुत मज़ा आता था। दिन का 2 ऑर्डर पैक करने में मुझे मज़ा ही नहीं आता था। इसलिए मेरे को अभी मतलब मेरे को वो पैशन नहीं है। और वो ई कॉमर्स उतना स्केल पे भी नहीं था। हाँ, उस टाइम फ्लिपकार्ट पे मैंने लिस्ट किया था कि इंटरनेट भी नहीं था ना ज़्यादा। फ्लिपकार्ट पे जब लिस्ट किया था तो जितने जो ऑर्डर आते थे आधे ऑर्डर रिटर्न आ जाते थे। तो P&L है ना उस समय नेगेटिव ही रहता था। तो मेरा उस समय फ्लिपकार्ट पे उतना फोकस भी नहीं था। तो अमेज़न को लेकर मैंने कहा कि यार क्या ही यार 5,000 रुपये में क्या ही करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ना कि मेरे को बिजी रखना है अपने आप को। तो इसलिए मैंने कहा था कि मुझे जॉब करना है। तो साथ साथ जॉब कर रहे थे और एज अ फाउंडर जर्नी भी जी रहे थे? नहीं, मैं एक मेरे मामा जी को रख दिया था मैंने कि आप रहो यहाँ पर, आप संभालो और आप देख लेना। मेरे को जॉब करने में मज़ा आता है। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अमेज़न की जो जर्नी स्टार्ट की। और स्टार्टिंग में मैं उतना मोटिवेटेड नहीं था क्योंकि मैं फ्री रहता था। तो मैंने काम किया। फिर मैं छोड़ चुका था जॉब और मैंने फुल फ्लेज आ चुका था 2014 के बाद में मैं। तो उसके बाद में पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुम्हें जॉब तो करनी पड़ेगी, मतलब प्रेशर आ गया। प्रेशर आ गया। तो ये बहुत बड़ा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि यार कंफर्ट में अपनी लाइफ जियो। तो मैंने कहा कि ठीक है 1 साल के लिए करूँगा। उसी समय मुझे वी मार्ट से प्रोजेक्ट आ गया कि आप वी मार्ट में 1 साल के लिए। मैंने कहा आऊँगा तो 1 साल के लिए। एक 21 दिसंबर या 22 दिसंबर 2015 को मैंने ज्वाइन किया और 21 दिसंबर 2016 को मैंने लास्ट डे। तो इस तरीके से मैंने 1 साल तक मेरा प्रोजेक्ट किया और वहाँ पर मैंने मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया। ठीक है। उसके बाद में जो मेरा सपना था कि मुझे इंडिया से ब्रांड बनानी है, इंडिया की ब्रांड बनानी है और ग्लोबल जाना है। तो फिर सबसे पहले मैं वापस फुल फ्लेज में आके मैंने अपनी ब्रांड को यूएस में एक्सपेंशन किया, कनाडा में एक्सपेंशन किया, मेक्सिको में एक्सपेंशन किया और वहाँ से ऑर्डर आने लग गए। उस समय 2017 में लगभग $7,500 के लगभग का मैं मंथली सेल करने लग गया था वहाँ पर। और फिर इंडिया भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा था। उस समय जीएसटी आ गया इंडिया के अंदर, नोटबंदी, इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा। तो एक बंदे ने मुझे उस समय टोंट मारी थी कि यार तुम क्या ही कर पाओगे। मैंने कहा मैं वो टोंट असर करेगा? तो नहीं वो तो मेरे को ज़्यादा असर नहीं करता था, लेकिन मैंने उसको एक डायलॉग बोला था कि मैं वो हूँ जो 100 में खरीदूंगा, 99 में बेचूंगा, फिर भी प्रॉफिट कमाऊंगा। वाह। और मैंने यही फिलोसफी अपने बिजनेस में अपनाई। ठीक है। कि मुझे 100 में खरीद के 99 में बेच के प्रॉफिट कमाना है। और ये बिजनेस फिलोसफी है, मेरे थीसिस है बिजनेस। और ये आज भी मैं अप्लाई करता हूँ और आज भी मैं रेस को विन करता हूँ। बताओ ना सर। सो ऑनेस्टली हर कोई वेट कर रहा है इस चीज़ का कि 100 में खरीद के 99 में बेच के प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो। तो मारवाड़ी बंदे कैसे होते हैं, मैं पहले जैसे दुकान चलाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि 100 रुपये किलो वाली चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है। ठीक है। और उसके गत्ते 8 रुपये किलो बिकते हैं। तो 8% प्रॉफिट वहाँ से कमाते हैं। तो ये कोई सोच ही नहीं सकता। कट्टे बेच के, बोरे बेच के, मतलब आप समझ रहे हो ना कि चीनी आई जिस दाम में आई उससे नीचे बेच के, कट्टे बेच के या बोरे बेच के उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे। बट सर कट्टे अगर बेचेंगे तो कितना बेच लेगा कोई? मतलब उस समय 50 रुपये का वजन कितना होगा? 50 रुपये वो जो बोरी होती थी चीनी की,
₹50 की होती थी, गत्ते होते थे। मान लो कि 1 किलो का जो होता था, तो प्रोडक्ट का कभी कार्टन का वेट एमआरपी पे अपलोड नहीं होता है, होता। लेकिन वो कस्टमर नहीं सोचता। नहीं सोचेगा, कोई ठीक नहीं है, सोचेगा, तो आज सोचेंगे वो। हाँ अब जरूर सोचेंगे वो। तो वो क्या होता है कि 1 किलो के लगभग का गत्ता होता था, तो ₹8 बचते थे उसमें। ₹8 किलो सेकेंड हैंड गत्ता बिक जाता है। तो ये फिलोसॉफी है मारवाड़ी बिजनेस, जितने भी जो दुकानदार हैं, जो भी मारवाड़ी बिजनेस करते हैं, तो ये फिलोसॉफी मैं आज भी फॉलो करता हूँ। मैं कुछ प्रोडक्ट्स में लॉस पे बेचता हूँ कि आई वांट टू किल द मार्केट। और बाकी से जैसे कि एक और चीज़ है कि दूध चीनी में कभी पैसा मत कमाओ, मत कमाओ। ठीक है, उसको लॉस में भी बेच दो। दूध, चीनी और तेल, ये जरूरत की चीजें आएंगे 3 चीज़ें, ये कस्टमर फुटफॉल बढ़ाने के लिए ठीक है। उसके बाद में हम पैसा कमाएंगे चावल और बहुत सारी चीज़ें हैं, दाल चावल इनमें। मेरा क्लाइंट है सर सेम। तो मैं भी ये फिलोसॉफी अपने बिजनेस में कई जगह पर अपनाता हूँ, और मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बेबी प्रोडक्ट क्यों सर? सो बेबी प्रोडक्ट्स की मैंने स्टोरी बताई आपको कि इम्पोर्टेड सारे इंपोर्टेड करते हैं। यूज़ करते थे। तो मैंने पहला प्रोडक्ट ही बेबी प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, और 2013 में जब स्टार्ट किया, तो उस समय ना मेरे पास में मशीनरी थी, ना बहुत ज़्यादा पैसा था। तो मैं रोल फॉर्म में ख़रीदता था कुछ, और जहाँ रहता था वहीं पर 2 BHK रूम लिया था मैंने। तो बगल में स्टिचिंग, कटिंग सब कुछ वहीं पर मैनेज करता था, और ठीक वहीं है। पर रहता था, वहीं पर खाना बनता था, सब कुछ। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। और उसके बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने तो सर थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताओ ना, ये है क्या, जैसे लाइक ओयो बेबी बोल रहे हैं हम। सो ओयो बेबी के अंदर सारी वेडिंग सॉल्यूशंस हैं। और इससे पहले मैंने एक ब्रांड बनाया था बेबी, ठीक है, ओनली बेबी, BEYBWE, ठीक है। which was acquired by the Mensa brands। 2022 में मेंसा ने अक्वायर कर लिया था, और कुछ कैपिटल आई थी मेरे को बिल्कुल आया होगा सर, पूछूंगा वो भी। एंड ओयो बेबी मैंने इकोनॉमिकल रेंज लॉन्च किया था, बेबी वाज द प्रीमियम वन। तो ये ओयो वाले ने कंप्लेन नहीं किया कि भाई नहीं, मैं 2015 में स्टार्ट हो चुका था, मेरे को पता भी नहीं था कोई ऐसा ओयो रूम है या नहीं है। मेरे तो को कुछ कोई बूस्ट मिला साथ साथ? नहीं, इवन नेगेटिव एनर्जी आती है वहां से, तो ओयो का नाम ही बदनाम है। नहीं सर, अब तो ठीक हो गया। हमारे रितेश अग्रवाल ने संभाल रखा है। सो अब जाकर इमेज है ना, ग्रूमिंग हुई है, अब जाकर हमें थोड़ा सा मिल रहा है। नहीं तो है ना, मुझे लग रहा था कि यार मैंने क्यों ही रख लिया यार ये नाम, और मेरे को पता भी नहीं था। 2017-18 के लगभग कुछ पता चला था कि हाँ ऐसा कुछ भी है। तो मैंने लगा कि यार ब्रांड तो चेंज नहीं कर सकते ऐसा करके। बट ठीक है, मतलब मार्केट में है तो प्रोज कॉन्स होते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव एनर्जी डालना आपका वो एक तरीका होता है कि उसके अंदर अपन पॉजिटिव कैसे लेके। तो हमने ग्राउंड पे काम किया कि हम ओयो की इमेज भी सुधारते थे, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट्स की इमेज सुधारनी थी। पूछते भी होंगे ना। तो ये ओयो रूम जैसी ब्रांड होगी ये, तो हमारी नहीं कि सर ओयो रूम भी बहुत अच्छा हो चुका है, अब वो तो आपके परसेप्शन है वो चेंज कर दो। तो ऐसे करके ओयो रूम्स की इमेज हम सुधारते थे, हमारी प्रमोटर्स जो स्टोर्स पे रहती थी वो। तो हमने तो उनकी इमेज को सुधारने में भी बहुत ठीक है, रितेश अग्रवाल देखेंगे आज वीडियो को तो मिलेंगे आपसे। मतलब हमसे जितना ट्राई हो पाया उतना तो हमने किया। अब ऑब्वियसली पूछते तो है ही लोग ना, पूछते तो हैं, मतलब सेम कैटेगरी लग रहा है से ओयो बेबी ओयो रूम। कैटेगरी तो डिफरेंट है, बिजनेस डिफरेंट है, वो सर्विस इंडस्ट्री में, हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं, वो एक डिफरेंट है। लेकिन इमेज उनका हमारे प्रोडक्ट की हैम्पर करता था बाइंग कन्वर्जन को। तो हमने अपने ग्राउंड पे काम किया कि यार पहले ओयो रूम की इमेज सुधारो, जो ओयो रूम के बारे में कुछ भी बोलता है। तो फिर हमने उसकी इमेज सुधारी, तो फिर वो कस्टमर है ना तुरंत फिर लेके जाता था। तो उसकी इमेज हम अच्छी क्लीन करते थे वहाँ पर। वाओ। और ये गद्दा कंपनी जो है जिसमें शक्तिमान को अपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है, तो ये मैंने 2022 में जब हमारी ब्रांड एक्वायर्ड हो गई थी, तो ओयो बेबी में हमें कुछ कैटेगरीज में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था नॉन कॉम्पिटिटिव क्लॉज की वजह से। तो उसकी वजह से हमने कहा कि यार दूसरी कैटेगरी कौन सी कर सकते हैं। तो हमने उस समय गद्दा को होम एंड फर्निशिंग कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया। और गद्दा को इट्स अ बेडिंग सॉल्यूशंस। सो वहाँ पर हमने मैट्रेसेस और मैट्रेस प्रोटेक्टर, पिल्लोज, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक पिल्लो, ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस, मतलब होम फर्निशिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए। और मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, सो आई नो द वैल्यू ऑफ द सेलिब्रिटी, राइट। तो हमने जब हंट करना स्टार्ट किया कि मेरे को इस ब्रांड में सेलिब्रिटी लेके आना है, राइट। तो जब हंट करना स्टार्ट किया तो
हमने सोचा कि यार कौन सा कैरेक्टर हमारे प्रोटेक्टर के साथ में फिट बैठता है। तो प्रोटेक्टर कौन है? तो प्रोटेक्टर तो यूएस के बहुत सारे, मैंने कहा कि यार शक्तिमान एक प्रोटेक्टर है, उन्होंने उस समय जर्म्स बैक्टीरिया इनसे प्रोटेक्ट किया था हमें। बिल्कुल। तो हमने कहा कि यार हमें भी यार शक्तिमान लेना है, मतलब तो हमने कहा कि यार शक्तिमान का नाम तो ले लिया, लेकिन वो कॉस्टली कितना पड़ेगा। तो फिर हमने एजेंसी के थ्रू रूट किया और हमने डील क्रैक कर ली, और मुकेश खन्ना जी के भी राइट ले लिए, शक्तिमान के भी राइट ले लिए, और उनकी ट्यून के भी राइट ले लिए हमने। और एक दिन मैं गया था बॉम्बे, और पूरा पूरा दिन शूट हुआ था, और मैंने अपने प्रोडक्ट्स के शूट्स पूरे बनवा के उनसे ले लिए थे। तो इट वाज फैंटास्टिक, मतलब मेरे हिसाब से। और उसके उनके आने के बाद में ब्रांड की पोजीशन 2 साल के अंदर हम ये साल हम कर रहे हैं कि हम 60-70 करोड़ रुपए गद्दा को से करेंगे। वाओ। तो 2 साल के 3 साल की जर्नी के अंदर 0 से 60-70 करोड़ एक ब्रांड से करना, तो बैक्ड बाय द सेलिब्रिटी। और मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जब मेरी स्टोरी सुनी कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने है ना, वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने बहुत बहुत करेक्शंस अपने लेवल पे करवाए। मेरे हिसाब से बहुत सपोर्टिंग थे वो। और मैं तो पहले सोचा था कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन उन्होंने जो सपोर्ट किया कि ठीक है यार, दिल्ली वाले हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, और तुमने बहुत स्ट्रगल किया, तो कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा पूरे एड्स को बनाने में। तो कैसा लगा था जब एक तो पर्दे में देखते ना हमने रियल हीरो को, और जब सामने से देखा सपना होता है। मतलब मुकेश खन्ना सर को, मतलब शक्तिमान को देखना, बचपन में बहुत सारे बच्चों के हाथ टूटे हैं। लड़ा हूँ सर कि मुझे शक्तिमान का यूनिफॉर्म चाहिए, मिलता ही नहीं था उस टाइम। तो मतलब आप समझ रहे हो, सामने जाकर मिलना और उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना, मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब आप समझते हो, बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम। ट्रू सर। राइट। और दूसरा हमारी प्रोडक्ट से भी फिट होते थे, क्योंकि जो बाइंग जो एज है, मतलब 25 to 35-40, वो सब मुकेश खन्ना सर को जानते हैं, शक्तिमान को सब जानते हैं। तो मुझे ब्रांड को अपलिफ्ट करने में चुटकी भर का टाइम लगा, और ऑटोमेटिकली हर किसी ने वो अपलिफ्ट किया, और मतलब रिकॉग्नाइज हो गया मेरा ब्रांड बहुत जल्दी। वाओ। गद्दा कैसे चुना सर आपने? इसके लिए क्या रिसर्च किया था आपने कि गद्दा को ही बनाना है ब्रांड्स? सो मतलब सी, मैं वोकल फॉर लोकल में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मुझे हिंदुस्तान से ब्रांड बनानी है। तो बहुत सारे ब्रांड, डेविड स्मिथ, ये वो XYZ, मैंने कहा इंडियन लैंग्वेज, इंडियन ब्रांड, तो वो इंडियन फील आना चाहिए ब्रांड के अंदर, राइट। तो मैंने कहा कि इंडियन फील देने के लिए इंडियन नाम देना पड़ेगा। हाँ, और मे भी हम लोग बोलते भी यही है ना, गद्दा। हाँ, यस। सो मैटर से इसको गद्दा बोलते हैं, राइट। सो मैंने कहा यार क्यों यार, मतलब फॉरेन वाले, फॉरेन के ब्रांड वाला फॉर्मूला यूज किया। तो मैंने कहा यार गद्दा एक देसी वर्ड है, और मैं गद्दे को ही ब्रांड बना देता हूँ। तो हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है, जब ये ग्लोबल जाएगा तो सब लोग है ना ये कहेंगे कि यार ये हिंदुस्तान की ब्रांड। आज डेविड स्मिथ करके या कोई भी XYZ जो ब्रांड्स आती हैं, XYZ मतलब आई डोंट नो लाइक कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो फॉरेन ब्रांड लेकर आते थे। तो मेरा तो इन टू आउट था, आउट टू इन नहीं था, मतलब यहाँ से लोकल से ग्लोबल जाना था मेरे को। तो वो ब्रांड बनाना, मैं एक सोच करके ब्रांड है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होता हूँ जो इंडियन ब्रांड नेम, हाँ इंडियन ब्रांड नेम रखते हैं। मैं उनसे, कारीगरी हो गया, ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मैं रहता हूँ कि यार इन्होंने है ना इंडियन नेम दिया। और ये जो ब्रांड्स है ना, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ में, US में हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गए, दुबई में हो गए, तो जब लगेंगे तो हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ेगा ब्रांड के साथ में। वाओ। तो ये थॉट प्रोसेस थी। फाउंडर के लिए कह सकते हैं ये एक खूबसूरती होती है ना कि नेशन कम फर्स्ट बोलते हैं हम लोग हर बार, और दिखाते भी हैं। अभी सारे कॉन्वर्सेशन में मुझे यही आ रहा है। और ये कनेक्शन में भी कह सकते हो आप, जहाँ पर पले बड़े होते हैं, तो खाटू श्याम जी बना, वाराणसी, अगेन दिल्ली आ गए, ओयो बेबी से स्टार्ट किया, गद्दा पे, और अभी कहाँ जाकर रुकना है। मेरे हिसाब से रेड कॉप भी कुछ आया है ब्रांड, प्लीज़ उसके बारे में बताएं सर। सो रेड कॉप मतलब क्या हुआ था कि 2017-18 में इंसिडेंट्स हुए थे कुछ, 17-18 या 20 के लगभग। तो मतलब 17-18 में जैसे कि कुछ इंसिडेंट्स हुए थे वीमेन सेफ्टी को रिलेटेड। तो मैंने कहा यार मैं है ना तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा जो एटलीस्ट है ना बहुत
कम पैसे में आए और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखे। तो नाइफ कैरी नहीं कर सकते वीमेंस। उसके बाद में बहुत सारे स्टिक थे, बहुत सारे मैंने रिसर्च किए, तो एक पेपर स्प्रे करके निकल के आया। तो मैंने कहा कि यार एक पेपर स्प्रे मैं शायद उस कॉस्ट पे लेके आ पाऊँ जो हर विमेन, हर गर्ल वो ले पाए। तो उस थॉट प्रोसेस को, वो इंसिडेंट हुआ था कुछ दिल्ली के अंदर, इंसिडेंट हुआ था कुछ न्यू ईयर के, समझ गया। हाँ, निर्भया कांड। ठीक है। सो मेरे हिसाब से 2020 के लगभग हुआ था, या कब हुआ था वो। तो उस समय, उसके बाद में हमने कहा कि यार मेरे को है ना ये प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, और मेरे को पैसा नहीं कमाना इससे। तो मेरा यही थॉट था, और मैंने 169 में, आज भी मैं आप देखेंगे मैं उस प्रोडक्ट को बिना प्रॉफिट के मैं सेल करता हूँ। और मेरा ओनली वन पर्पज़ है, वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि सब बिजनेस पे बात करते हैं। तो मैंने वो ब्रांड में वो वाला प्रोडक्ट जो पेपर स्प्रे लॉन्च किया, वो उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे को ना मैक्सिमम वीमेंस तक पहुंचाना है। और मेरे हिसाब से मेरी जो फीलिंग या इंटरनल, आज मैं आपके सामने वो ओपन कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो आज बेस्ट चल रहा है इंडिया के अंदर। अमेज़न पे भी बेस्ट सेलर है, फ्लिपकार्ट पे भी बेस्ट सेलर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बेस्ट सेलर है। हम महीने की नहीं करते, 15 से 20 हज़ार हम बोतल सेल करते हैं। और मेरा फर्स्ट टारगेट होता है कि वहाँ पीएनएल नहीं देखना मेरे को कभी। अब उसके बाद में उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड तो और भी मुझे ग्रो करना है। तो अब मैं उसमें हेडफोन्स ला रहा हूँ, उसके अंदर एयरबड्स ला रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स अब अमन गुप्ता को चैलेंज करना तो है। मैं अपनी कैटेगरी में, मैं आई वांट टू बी, वो कहते हैं ना, अपनी कैटेगरी का गुंडा नहीं, मैं अपनी कैटेगरी का राजा होना चाहता हूँ। मैं बदमाशी वाली लाइन में नहीं जाना चाहता। देख लो, उन्होंने बोला है गुंडा हूँ। तो मैं अपनी कैटेगरी में चाह रहे हो? नहीं, मैं अपनी कैटेगरी में अपने लेवल पे चिप शॉट हो जाएगा। हम बोला था वीडियो। तो मैं अपनी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स को लीडर बना के रखूंगा। और मेरे हिसाब से रेडकोप में बहुत सारी रेंज आ रही है, स्मार्ट वॉच भी आ रही है, पावर बैंक भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एयरबड आ रहे हैं, एयरफोन आ रहे हैं, हेडफोन आ रहे हैं। देखते जाओ आप, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। कोरबेल किस टाइप का ब्रांड है सर? सो लाइक पहले का जमाना था कि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, दुनिया जानती है, PNG जो है, तो ये हैं ऑफलाइन के हाउस ऑफ ब्रांड। तो जब मैंने कहा कि यार 3-4 ब्रांड में मैं घुस ही चुका हूँ, राइट, लेट बी ए यूनिलीवर ऑफ द ई-कॉमर्स। सो मैंने वहाँ से अपना फिलोसॉफी चेंज किया था 2022 से, कि पहले तो मेरे को 2-3-4 ब्रांड बनाने थे। जब ठीक है 2-4 ब्रांड, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, और क्या क्या बेनिफिट हुआ वो भी मैं उस पर भी आऊँगा आपको। तो मैंने कहा यार मेरे को है ना हाउस ऑफ ब्रांड बनाना है, यूनिलीवर ऑफ द ई-कॉमर्स। अब ऑफलाइन में तो क्या है कि एक कैटेगरी पकड़ के उसी कैटेगरी में आप एक्सपेंशन कर सकते हो। ऑनलाइन में क्या है, आपको है ना कैटेगरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसलिए मैंने कोरवेल जो है होम अप्लायंसेस, जैसे मैं बेडिंग में घुस चुका हूँ, पूरे बेडरूम में, लिविंग रूम में गद्दा को के साथ में मेरा पूरा एंट्री हो चुका है। ओयो बेबी का मेरा एंट्री हो चुका है, उनका जो न्यू बोर्न बेबी आए उनकी फैमिली में। एमोराइट भी मेरी एक ब्रांड है, वो पेट केयर से रिलेटेड है। तो ऐसे करके मैं पूरी फैमिली में आ चुका हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स हर जगह जा चुके हैं। तो मैंने कहा कि यार मेरे को है ना किचन में भी जाना है। तो किचन में होम अप्लाइंसेस और किचन वाले जो अप्लाइंसेस हैं, स्मॉल अप्लाइंसेस, तो वहाँ पर मैं कोरवेल ब्रांड के साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहा हूँ। सो उसके अंदर चाहे तो ओवन हो, चाहे तो कुछ भी आप RO समझ लो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। हाँ, इंडिया रेडी हो जाए। हाँ, तो वी विल बी द यूनिलीवर ऑफ द ई-कॉमर्स। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। पता है यूनिलीवर की मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि आपको, हम वैसे लोगों को कई जो जानते हैं उनको पता होता है, वरना कई लोगों को तो पता ही नहीं है। ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, अच्छा है, किसी को लक्स पसंद होता है, किसी को ये साबुन पसंद है, किसी को ये साबुन पसंद है। मतलब उन्होंने पूरा इंडियन माइंडसेट को कैप्चर कर लिया। 10 रुपये वाला है, ठीक है, वो भी हमारा ही लेगा। 15 रुपये का बजट है, वो भी हमारा लेगा। 20, वो भी हमारा। लाइक जैसे वीवो और अब Xiaomi और ये सब कर चुके हैं। यस। सो ये है ना, ये आजकल कहते हैं कि यार एक ब्रांड बनाओ, क्यों बनाएंगे। मैंने 2015 में, जब बेबी मेरा ब्रांड था, थोड़ा प्रीमियम ब्रांड था, तो मैंने उस समय जो इकोनॉमिकल रेंज थी,
क्योंकि मेरा सपना था इंडिया के लिए ब्रांड बनाना, इंडिया टू ग्लोबल जाना, तो मैं इकोनॉमिकल रेंज में वो नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सेम प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत पैकेजिंग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके पार्ले जी मैंने थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करके और मैंने वो भी इकोनॉमिकल रेंज और मिडिल क्लास के लिए लॉन्च किया। तो दिस इज हाउ कि मैंने कहा कि यार तुम प्रीमियम भी खरीदोगे मेरा प्रोडक्ट खरीदो। और इकोनॉमिकल भी खरीदोगे हर मेरा ब्रांड खरीदोगे। कर रहा है सर आज की डेट में। रिलायंस देख लो, जूडियो का मतलब टाटा ग्रुप देख लो, वेबसाइट देख लो, जूडियो देख लो, आपको नॉर्मल खरीदना है यहाँ पहुंच जाओ। मैंने 2015 में स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा कि यार चलो यार मेरे को दोनों कैटेगरी कैटर करनी है। बट ठीक है, अब मुझे भी एटलीस्ट आइडिया मिल रहा है, मे बी आज इस पॉडकास्ट से लोगों को भी आइडिया मिलेगा कि प्रोडक्ट रेंज क्या रखना है, किस तरीके का रखना है और किस फील्ड में फोड़ना है। अगर एक में हो तो क्या क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़ें, एटलीस्ट आइडिया तो मिलेगा आज लोगों को। आज के D2C मार्केट में सबसे बड़ा मिथ क्या है सर? सब आते हैं, सब ये सोचते हैं कि यार फंडिंग उठाओ, है ना, हाँ, और फंडिंग से ना फोड़ देंगे पूरा मार्केट। ठीक है, अच्छी अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे। मैंने पिछले 10-12 साल में 300 ब्रांड्स वाह, जो वेल फंडेड थी इनटू द ई कॉमर्स आई, बहुत धूम धड़ाका किया और गई। वाह, रेयरली कोई 1 और 2% ब्रांड हैं जो अच्छी खासी फंडिंग आने के बाद में सस्टेन कर रही हैं। उनका ये मानना होता है कि यार बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे, ठीक है, बेसिक स्टिक नहीं करना, क्वालिटी नहीं डालना, पैकेजिंग पे इतना पैसा डाल देना कि वो है ना उनके पास में मार्जिन ही नहीं बचते थे। हाँ, और उसके बाद में उनका ये कहना था कि यार हम बाद में कर लेंगे। कस्टमर के पास में यदि उनका एक्सपीरियंस यदि पहली बार में अच्छा नहीं रहा, तुम चाहे अगली बार है ना उसको चाहे तो तुम है ना मक्खन दे दो, कुछ नहीं खरीदेगा। तो कस्टमर के साथ में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। क्वालिटी दे दो, आप प्रॉमिस करो कि इतने दिन चलेगी इसकी लाइफ, आप उसकी 2x दे दो। मेरे हिसाब से ना कस्टमर विल बी मोर हैप्पी देन द की पैकेजिंग। बिल्कुल। क्लोविया एक ब्रांड आज वेल नोन ब्रांड है, तो उसकी पैकेजिंग मैंने 2013 में देखी थी। 2013 नहीं, मतलब 2016-17 के लगभग मैंने देखी थी। तो वो बहुत बेसिक पैकेजिंग यूज़ करते थे, लेकिन वो प्रोडक्ट में क्वालिटी देते थे, राइट। सो वो वाली ब्रांड उस पैकेजिंग से बन के आज वेल नोन ब्रांड है, सब हर कोई जानता है, राइट। सो ऐसे करके यदि ब्रांड आप क्वालिटी दे रहे हो तो लंबे समय में आपकी ब्रांड बन जाएगी। आज मेरे हिसाब से रिलायंस ने उसको एक्वायर किया है, राइट। सो आप पैकेजिंग रखो यदि आपके पास में मार्जिन है तो। मैं नहीं कहता कि पैकेजिंग बेकार करो, बट एक बहुत सुपीरियर लग्जरी पैकेजिंग कर लो और उसके बाद में आपका P&L ही नहीं, यूनिट इकोनॉमिक्स ना बैठे तो कोई मतलब नहीं है। आप पहले प्रोडक्ट क्वालिटी डालो, दूसरा पैकेजिंग का लेवल डालो, तीसरा सेल्स और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अफोर्डेबिलिटी के साथ में कैसे पहुंचा सकते हो, यार आपको आपकी ब्रांड की कौन सी पोजीशन करनी है उस कैटेगरी में कैसे पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से एक्चुअली ना आज की डेट में ना सर, जैसे मार्केटिंग का जो स्ट्रैटेजी लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को कितना प्रीमियम पैकेजिंग के साथ दिया जा सकता है। मतलब लाइक एप्पल ने जब से स्टार्ट किया है, उनके डब्बे देखोगे तो हर कोई घर में भी रखता है। लाइक मेरे घर में फ़ोन के जो कवर होते हैं ना, डब्बे, वो रखे होंगे अभी भी। तो आईफोन ने वो किया, मेरे हिसाब से उसके बाद से हर कोई ट्रेंड कर रहा है कि बॉक्सिंग पे ध्यान दो, ताकि जब पहला क्लिक ही होगा कि यार बॉक्स ठीक है, अंदर का प्रोडक्ट में भी चलेगा। मैं आपको एप्पल के ना एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ जो मेरी लर्निंग है, हो सकता है अपनी अपनी लर्निंग होती है। एप्पल की जब थॉट प्रोसेस थी, जब ब्लैकबेरी था इंडिया के अंदर, हाँ, और अच्छे खासे लेवल पे बहुत था, सर नोकिया मैं भी बहुत खरीदना अच्छे, चाहता था, आज तक नहीं ठीक खरीद है। पाया। तो एप्पल का थॉट प्रोसेस ये था कि यार जब आप रीसेल करो ना तो मुझे बॉक्स चाहिएगा। उन्होंने ये है ना ये मार्केट में ये चीज़ छोड़ दी। ओके, तो मुझे बॉक्स चाहिए था और वो बॉक्स की कीमत कुछ नहीं होती थी। उन्होंने कस्टमर के और हर रिटेल स्टोर के ये जब बाई बैक करते थे तो उनको बोलते थे कि बॉक्स की वजह से 1000 रुपये बढ़ जाएंगे उस समय। तो ये एक स्पेस क्रिएशन इनटू द माइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और वो उन्होंने वो क्रैक किया। मेरे हिसाब से बहुत सारे, मतलब ये मेरी थॉट प्रोसेस है। ऑनेस्टली सर मुझे मतलब जब बता रहे हो ना, मैं रिलेट कर रहा हूँ कि क्या सोचो यार। तो वो सोच के उन्होंने पोजीशन ऐसी क्रिएट कर दी कि आज हम एप्पल से बेटर बॉक्स हैं बहुत सारे फोन्स के। बिल्कुल सर, ठीक है। दूसरा उन्होंने काम किया था कि यार है ना आप ब्लैकबेरी का फ़ोन ले आओ, वो कंपटीशन किलर में दे आर द बेस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि ब्लैकबेरी का फ़ोन ले आओ,
मेरा आईफोन है ना 2000 रुपये सस्ता ले जाओ। उन्होंने कंपटीशन के फ़ोन को लेके है ना उन्होंने जो टियर 2 सिटी कंट्रीज है वहाँ पर भेज दिया। जिस मार्केट में जाते थे वहाँ के ब्रांड को खींचते थे सबसे पहले वो, और वाओ, उनको ये उठा सब के तो हमें अफ्रीकन पता ही मार्केट नहीं। में या मतलब ये नहीं होता ना, ये आज जियो भी फैंटास्टिक है मेरे हिसाब से। जियो इज डूइंग इन द सेम वे। सो आई थिंक आपके पास में पैसा है और आप है ना कंपटीशन को किल कर दो, फिर आप ही रह जाओ। वाओ, सो ये D2C या जो भी ब्रांड्स होती हैं ऐसे ही बिल्ड होती हैं। किसको कहाँ पर क्या बिल्ड करना है, कौन उसका बहुत बड़ा थ्रेट है, उसको क्लीन कर दो आप। वाओ, इतना कोई सोचता है इस चीज के लिए? हाँ बिल्कुल सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना नहीं सोचेंगे तो आज एप्पल जिंदा ही नहीं रहता। और जो कहते हैं ना पैकेजिंग, आज एप्पल देखो, आप आज आपको वो चार्जर नहीं देता, हाँ, तब भी हमें बुरा नहीं लगता। तब भी हम 2000 रुपये देकर उसका सर ट्रू। अलग से चार्जर सर खरीदते हैं। हेडफोन आता था पहले, मतलब वो भी ईयरफोन, सॉरी, वो भी नहीं देता। वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने तो। ठीक है, उसके पीछे अलग अलग रीजंस होते हैं। किसी का क्या रीजन होता है, कोई इन्वायरमेंटल रीजन देता है, कोई कॉस्ट कटिंग रीजन होता है, सर लेकिन देता क्या है और होता क्या है वो सामने मेरे हिसाब से हम कमेंट नहीं कर सकते। वी आर नॉट द ऑथराइज्ड सर पर्सन, बट मैं बोलता रहा, ये हमारे मैं थॉट प्रोसेस है। अभी हम लोग एडिटिंग के लिए थोड़ा सिस्टम अपग्रेड कर रहे थे, तो पूरे इंडिया में जो हमें चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्रोमा गया, कह रहा 10,000 डिपॉजिट कराओ, यूएस से आएगा डायरेक्ट। मैं क्या बात कर रहे हो यार, इतना छोटा सा प्रोडक्ट मंगाने के लिए यूएस से डायरेक्ट करें, हाँ असेंबल होगा आपके लिए। सोचो, मतलब मुझे लग रहा है वो समटाइम वो आपको ग्रेट फील करा भी देते हैं कि यार आपके लिए यूएस से आएगा, एप्पल देगा आपको। सॉन्ग में मंगाओ यार। मेरे हिसाब से 3-4 कंपनीज है, उनसे आप मतलब हर बंदे को सीखना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं लर्निंग। अमेजोन फैंटास्टिक, आई थिंक उसकी Amazon लर्निंग है ना अमेजिंग है। दूसरा है एप्पल, उसकी मार्केटिंग, वो है ना उसको पता है कि लाइन लगा दो और Netflix सो ही फ़ोन रखो, ठीक है, लाइन लग जाएगी और 100 ही फ़ोन है, उनको पता है, तो फोमो क्रिएट करते हैं True, sir. राइट। एक जियो ने जो क्रैक किया, मेरे हिसाब से किल द कंपटीशन, फ्री में दे दो, हिंदुस्तान में कैसे क्रैक करना है, ठीक है। वो सबका माइंडसेट जानता भी है। यस। फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने बोला कि यार फ्री में दे दो। माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करने के लिए सबको फ्री में देता है, बाद में लाइसेंस वाला ले लेता है। गूगल सर्च इंजन फ्री में दे दो, मेरे को तो एड से कमाना है, आपसे पैसा नहीं लेना। तो इनसे जो लर्निंग ले लेता है ना, वो फैंटास्टिक है। जो इनसे लर्निंग लेकर यदि उनका कुछ परसेंट भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लेता है, वो फैंटास्टिक है। बट लोगों को तो सिर्फ ये लगता है कि इधर से लर्निंग। बिल्कुल सर, आप बेस्ट प्लेयर से लर्निंग लो ना, आपको लर्निंग लेना है। ऑनेस्टली बताओ सर, वो क्या कर रहे हैं मार्केट में, उससे ले हाँ, लो। नेटफ्लिक्स और अमेजोन की बात की ना, एप्पल की बात की, आज क्या होता है, मेरी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैं छोटे ब्रांड्स को ना समझाता हूँ चीज़ों को। जैसे लाइक कई के गोल्स होते हैं कि 50-60 स्टोर हो जाएंगे, कई को होते भी हैं, लेकिन आज भी उन लोगों को ना वो चीज़ समझ नहीं आता जो चीज़ ना बड़े ब्रांड बड़ा ईजी समझते हैं। एक बात, नेटफ्लिक्स या अमेजोन या एप्पल को कोई ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि तुम गलती से भी ना भूलो कहाँ तक जा सकते हैं इंसान। ब्रांड रिकॉल। हाँ, न्यूज़पेपर जब भी लॉन्च होता है, जबकि दुनिया वेटिंग में एडवांस पेमेंट दे चुकी होती है, एप्पल जैसा भी 17 लॉन्च कर दे तो एडवांस में लोग पहले ही जाके पैसा पे कर देंगे, लेकिन फिर भी वो लॉन्च करेगा हर प्लेटफॉर्म पे। मार्केटिंग इज द ब्लड इन द बिजनेस, हाँ, लाइक ब्लड इन द बॉडी, मार्केटिंग इज द ब्लड इनटू द बिजनेस। और So- नेटफ्लिक्स का मैं अभी मूवी देख के आया हूँ, हाउसफुल 5, उसमें भी ऐड आ रहा है, बताओ सर। मतलब सोचने की बात है, नेटफ्लिक्स खुद एक प्लेटफॉर्म है और वो दूसरे मूवी प्लेटफॉर्म पे खुद की पब्लिसिटी कर रही, भैया यहाँ के बाद वहाँ जाना है। मतलब हमारे लोग अभी ना इस चीज़ को सोच नहीं पा रहे उतना लेवल पे, और लोग बाहर के लोग सोच के अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बड़े ब्रांड बना रहे हैं, जैसे लाइक जियो हो गया। मैं चाहूँगा तो- हमारी ब्रांड, ऑब्वियसली जियो सर, देखो है तो सारे एयरटेल वगैरह भी, लेकिन पता है क्या होता है, जो बाद में आके बन जाता है ना, नाम उसी का होता है ना। बेशक मुझे एयरटेल की एक स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं चाहूँगा इन शेयर करना भी, कि उसने एक ही थीम को फॉलो किया, यूज सबको करो, ट्रस्ट सब पे करो, लेकिन लास्ट में रिजल्ट देखो। मतलब पहला स्लॉट उसने बुक कर दिया कि एयरटेल रखो, सेकंड यूज करते रहो आप, अब रिजल्ट देखो कि किसका अच्छा लग रहा है, बेटर रख रहा है। सोचो, ब्रांड खुद कह रहा है दूसरे ब्रांड का भी ट्राई करो ना यार, क्या दिक्कत है। उसके जितने भी एड्स आते थे पहले इस तरीके का आता था, तो मतलब पहले स्लॉट तो उसने बुक कर लिया कि एयरटेल तो रखो ही,
लेकिन दूसरे को भी मौका दो, ट्राई करो, उसके बाद देखो किसको यूज करना। सबको समझ में आ गया एयरटेल लास्ट में रखना। देखो कई जो पुराने जेनमेन है वो एयरटेल है, अदरवाइज जैसे इनका नाम है राम जियो, कीर्ति जियो, सबका नाम अलग हो गया, उनके ब्रांड से ही नाम डाल दिया क्योंकि सरनेम सबको बन गया। ऑल्टरनेटिव नाम भी आ गया ना, क्योंकि ऑलरेडी एयरटेल सेव है सबके पास, एयरटेल वोडा, उसके बाद आ गया जियो। सच्ची में बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे नए चैनल का क्या रोल है सर आज के? मेरे हिसाब से कन्वीनियंस, जो ये ई कॉमर्स में पहले ई कॉमर्स चलता था, अब क्विक कॉमर्स का बूम आ चुका है, जो ऑफलाइन में जो मतलब शॉप टू शॉप, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए मेरे हिसाब से क्विक कॉमर्स बेस्ट है, राइट। ONDC चैनल आ चुका है जहाँ से अपन अपनी डिलीवरीज अपने डिलीवरी चैनल पार्टनर से डिलीवरी का टाई अप करके वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं अपने D2C साइड से गुड्स। तो ऐसे ही जो क्विक कॉमर्स है उन्होंने क्या कर दिया, कन्वीनियंस कर दिया। यार अभी मुझे सब्जी चाहिए तुरंत 10 मिनट में, अभी मैं रात को थका हुआ घर आया, मेरे को दूध चाहिए 10 मिनट में दूध, 10 मिनट में सब्जी, 10 मिनट में मेरे को कुरकुरे चाहिए, चिप्स दे रहे हैं, मूवी देख रहा हूँ, मेरे को किधर भी नहीं जाना, नीचे दुकान पे भी नहीं और जाना। इग्नोर भी कर रहे हैं, 60 रुपये 100 रुपये लग रहे हैं डिलीवरी चार्ज, हटाओ। 30 40 10 15 20 रुपए लग रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो है ना, कन्वीनियंट हो गया लोगों को। और जैसे कोविड में एक कन्वीनियंट की मजबूरी थी कि यार मेरे को ना अंदर देखे कोई चला जाए, वो फिर आदत बन चुकी है, अपॉर्चुनिटी बन गया। हाँ, और वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा भी है, मतलब कि सी ये यदि सही से यदि इम्प्लीमेंट हो हर मतलब कंपटीशन के साथ में आपस में चैनल से करें, तो मेरे हिसाब से ब्रांड्स के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है, और ये ना बहुत ग्रो करेगा। अभी तो इंडिया के अंदर है ना पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं है इसका, तो अभी तो स्टार्ट है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि अमेजोन भी आ रहा है 23 लेके, हाँ सब आ रहा है, और फ्लिपकार्ट मिनट्स भी आ गया, पिन कोड भी आ गया है करके, तो ये सारे प्लेयर आएंगे तब मज़ा आएगा, ब्रांड्स को भी मज़ा आएगा खेलने में, कंज्यूमर भी मजा लेगा, कंज्यूमर को भी मज़ा आएगा, ये कंपटीशन रहेगा तभी मजा भी है। और जो स्मार्ट प्लेयर है वो इन प्लेटफॉर्म के साथ में चल के जीत जाएगा रेस। क्या लगता है कभी ऐसा होगा कि इन सबको कहेगा भाई यहाँ पे आ जाओ, यहीं से बेचो वो? सो मतलब ये सारे चैनल्स पे है ना ऑप्टिमाइजेशन का भी गेम रहेगा। अभी तो स्केल कर रहे हैं सब कोई, बट आई थिंक कि बहुत ही बढ़िया, ब्लिंकिट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, फोड़ दिया सर इसने तो। जेप्टो ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने आप को स्केल किया है। इंस्टामार्ट बहुत सॉलिड चल रहा है। सो तीनों की अपनी अपनी यूएसपीज होती हैं। अमेजोन तेज क्या कर रहा है कि थोड़ा स्लो चल के बाद में जो एस्केलेट करेगा ना रेस को, वो एक अलग लेवल तक करेगा। अमेजोन को सिर्फ गेम जीतना आता है, हारना आता ही नहीं है। स्लो रन विन द रेस, सो वो वाला है। तो फ्लिपकार्ट भी अपने लेवल पे बेस्ट ही कर रहा है। तो ये सारे प्लेयर है ना, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और मेच्योर प्लेयर हैं। बट सर ये लोग सेम मतलब दूसरे के फील्ड में भी तो घुस रहे हैं। तो ये तो बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। नहीं ये बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर आप अपने आप को अहेड कहाँ रख पाते हैं कंपटीशन से, यही तो प्ले है। कंपटीशन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। ट्रू। तो वो तो फिर मोनोपोली हो जाएगी वहाँ पर। तो सर मैं एक दो क्वेश्चन से मेरे जो मिसिंग रह गए, आपने 2022 में फ्लिपकार्ट को जो ब्रांड बेचा था उसका वैल्यूएशन क्या लगा था? मिंत्रा ब्रांड्स को बेचा था, सॉरी मिंत्रा वाला, मिंत्रा को। हाँ मिंत्रा। तो उसकी वैल्यूएशन तो कुछ अनडिस्क्लोज्ड है बट ठीक ठाक थी, और कुछ लमसम में बता दो सर, आइडिया तो हो। करोड़ में आए थे। वाओ। तो और कितने साल की मेहनत थी वो? मेरे 9 साल की मेहनत थी। वाओ। और उसके बाद में सिंगल डिजिट में, डबल में सर, या ट्रिपल में? नहीं, so everybody is very much smart, they will able to calculate, ठीक है। और ठीक था, मतलब कि और आना है अभी तो। और उसके अलावा बस ठीक है, उसी पैसे से अपन यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। आपके हिसाब से अगला यूनिकॉर्न DTC किस कैटेगरी से आएगा?
मेरे हिसाब से होम एंड फर्निशिंग में हम ही बनाएंगे और I hope so. बेबी कैटेगरी में हम ही बनाएंगे बिल्कुल और पेट केयर कैटेगरी में भी हम बनाएंगे और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम ही बनाएंगे। तो 3-4 यूनिकॉर्न लेके आने वाले हैं वाह, एक विद इन साथ? 1 यूनिकॉर्न। सर एक बात होता है ना, जैसे लाइक फाउंडर एक फंडिंग उठाता है हाँ तो क्या प्रेशर होता है उसके ऊपर? यार है ना, वो हर ऑनर founder- रहता है नहीं रहता है, डिसीजन सारे उसके होते हैं नहीं होते? देखो मैं बताऊँ क्या, आपको 100-200 करोड़ का आदमी बनना ना 10 साल तक ना आपको आंख बंद करके मेहनत करनी है। ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि आप 100-200 करोड़ है ना 2-4 साल में बन जाओगे, तो वो बहुत रेयर होते हैं और वो है ना बहुत ज़्यादा जाके ऊपर से गिरते भी ऐसे ही हैं। true. शॉर्टकट कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत है ओनली। तो मेरे 10-12 साल हुए हैं, अब मेरी कंपनी का 100 करोड़ रेवेन्यू है, 200 करोड़ 300 करोड़ के लगभग वैल्यूएशन होगी। वाओ। तो वो बन गया जो फंडिंग से बनते हैं। और मेरे सबसे जो फंडिंग के साथ में आते हैं, आज मैं फंडिंग लेने वाला हूँ ऐसे, वाओ। अब मैं फंडिंग रेज करूँगा। और आप उतना अर्ली फंडिंग मत रेज कीजिए, पहले आप यूनिट इकोनॉमिक्स बनाइए। आप स्केल मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो अपने आप को प्रूव कीजिए। पहले अपना पैसा बर्न कीजिए और उसके बाद में इफ़ यू आर एबल टू हैव दैट सिचुएशन कि आप पैसा बना रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो और ग्रोथ भी कर पा रहे हो, यदि ये 2 चीज़ें देख ली, अब आपको और एडिशनल कैपिटल चाहिए तो वहाँ पर एडिशनल कैपिटल लीजिए, ताकि आप अपने ना स्टेज जो है, स्टेयर्स जो लेडर है, थोड़ा सा जल्दी चढ़ सकते हो। ठीक है। उस सिचुएशन में आप फंडिंग लीजिए, बट इनिशियल स्टेज में अपना इक्विटी डाइल्यूट मत कीजिए, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आपके पास में यदि इक्विटी 50 से नीचे रह जाएगी तो ऑनर भी नहीं रहेगा। मतलब आपके नहीं चलते रहेंगे ड्रीम्स। जैसे आज मैं जेप्टो में बात करता हूँ तो जो फाउंडर हैं जेप्टो के, उनके बहुत अच्छी कंपनी में 4.61%, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट अराउंड इतना ही % उनकी इक्विटी है, लेकिन उनकी चलती है। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं चलती, बट आई थिंक कोशिश करो कि अपने पास में मैक्सिमम इक्विटीज आप रखो और आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करो, और साथ में इन्वेस्टर्स जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आए उनके भी ड्रीम को कंप्लीट कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि अलग अलग थॉट प्रोसेस से अलग अलग दिमाग आते हैं ना, वहाँ पर है ना चांसेस ऑफ द सक्सेस भी होते हैं लेकिन फेलियर के ज़्यादा होते हैं। तो आपको इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को साथ लीजिए। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स भी ये चाहते हैं कि यार आप उनकी मल्टीफोल्ड करो आप उनकी कैपिटल। कोई इन्वेस्टर्स नहीं चाहता है कि आपको मतलब आपको मिट्टी में मिलाए। हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं जहाँ पर लगा रहा हूँ, सामने वाले पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, वो मेरे पैसे को कितना मल्टीफोल्ड कर पाएगा। तो यदि आपने वो दे दिया, ट्रस्ट दे दिया, तो कोई इन्वेस्टर्स आपको है ना अपने तरीके से रूल नहीं करवाता। लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर वो ईगो क्लैश होता है, वहाँ पर चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मेरे हिसाब से वो अवॉइड करके है ना फंडिंग लो, अच्छे पार्टनर से फंडिंग लो, और जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सके, और साथ में ही आपको मतलब जो मार्केट है या जहाँ पर आपको स्ट्रेटजिक बेनिफिट दे सकता है कैपिटल के साथ में। सिर्फ कैपिटल मत लो, और फिर आप ग्रोथ कीजिए वो लीवर्स ऑन करके, उनके साथ में लीवर्स यदि अटैच। सर फंडिंग के लिए जैसे अप्रोच कैसे करते हैं? जैसे लाइक अभी आप कह रहे हो फंडिंग के लिए मैं करूँगा, तो आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? जैसे लाइक किसी को अप्रोच करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखिए और किस तरीके का अप्रोच करिए? पीपीटी बनाना हो तो कैसा बनाए? पहले तो ये पिच डेक तो बनाने वाली बहुत सारी वो है, लेकिन आप अपना जो थॉट प्रोसेस है उसमें ज़रूर डालिए कि मेरा थॉट प्रोसेस ये है, मैं यहाँ से आया हूँ और यहाँ जाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं आपके सहयोग से मैं यहाँ पर इतना जल्दी पहुँच सकता हूँ, और ये मेरा ड्रीम है। ठीक है, और इस ड्रीम को मैं ऐसे में एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी बनाऊंगा, और यहाँ तक मैंने बनाई है अपनी जर्नी। उसके बाद में आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी कैटेगरी में इन्वेस्टर कौन कौन हैं, या आपकी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट देने वाली फर्म कौन कौन सी हैं जो इंटरेस्टेड रहती हैं कि कंज्यूमर गुड्स में, D2C ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट, और जो हाउस ऑफ ब्रांड्स में, सपोज मेरे लिए हाउस ऑफ ब्रांड्स में जो इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ उनको अप्रोच किया जाए, और उनको रीच आउट करने के कई मीडियम्स हैं, लिंक्डइन है, ओपन डिस्कशंस हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं, VCs वेरी ओपन है, वेल नोन नेम्स हैं। वहाँ रीच आउट कीजिए, आप अपना ड्रीम उनको बताइए। उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए ना कि आप उनके साथ में आपका विज़न सही है, आपका इंटेंट सही है, और आप उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एटलीस्ट 10x कर दोगे। तो बस वही चाहिए इन्वेस्टर्स को। मैं भी इन्वेस्टर हूँ,
मैंने Okay. 10-20 स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है वाओ। और मैंने भी यही इंटेंट में भी यही दिखता था कि यार काम आपको करना है, ठीक है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। और मल्टीफोल्ड भी बने मेरे। पैसा बन रहा है वहां से? एक कंपनी से तो 61x लिया है मैंने एग्जिट। वाओ। तो पेशेंस का गेम है इन्वेस्टमेंट, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ता है सामने वाले, क्योंकि सामने वाला जो फाउंडर है वो अपने ड्रीम के साथ में चलता है। तो आप समझते हो कि फाउंडर पे आप ट्रस्ट करते हो तो फाउंडर आपको है ना रिटर्न बैक देख के जाता है। ऑनेस्टली सर। हाँ, जो फाउंडर के पास में पैसा आते हुए ना लग्जरी लाइफ जीने लग जाता है, वहाँ पर तो पैसा डूबना ही डूबना है, मतलब कंफर्म है। ऑनेस्टली कोई है वैसे ऐसा एग्जांपल? होते हैं, मतलब अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन आजकल के जो फाउंडर्स हैं बहुत मेच्योर इनफ हैं, वो पहले इन्वेस्टर्स का देखते हैं कि ठीक है कि यार। एक चीज़ पूछना चाहता सर, मे बी ये आउट ऑफ द मतलब पॉडकास्ट भी हो सकता है। जैसे लाइक आज विजय माल्या है, एक पॉडकास्ट में उन्होंने पूरा चीज़ें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्या लगता है बिजनेस, जैसे लाइक बिजनेस मैन कुछ भी ट्रबल या कुछ भी प्रॉब्लम झेलता है अपनी लाइफ में, एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन था और एक अच्छे लेवल का बिजनेस, किंगफिशर मतलब दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। इस बड़े लेवल पे लोगों को जब जाना पड़ता है, कुछ भी रीज़न हो, कंट्री छोड़नी पड़ती है, क्या एक मतलब सही तरीका है कि हम उसको सिर्फ चोर बोलें, या हमारी गवर्नमेंट उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं है कि हम दोनों पक्ष को सही से आइडेंटिफाई कर सकें? लेकिन मतलब आज 15 साल 13 साल बाद आज डिस्कशन ये आया है, लोग सुन रहे हैं उनकी बातों को, हम पहले नहीं सुन पा रहे थे। गवर्नमेंट एक चीज़ें डिसाइड करती है और ये कर देते हैं, और फिर हमें सिखाया भी जाता है कि फेलियर से ऐसे डील करो। इन सब के बारे में क्या कर चल, लाइक ये कौन सा फेलियर था सर जिसको चोर हमने बोला, वो बाहर कंट्री में है, आज 15 साल बाद वो अपनी चीज़ें बता रहा है? मेरे हिसाब से बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर रहेगा, लेकिन मैं इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन होता है ना, वो कमाऊ पूत होता है सरकार का, गवर्नमेंट का। जी। और पूरा का पूरा ना, जैसे कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे कमा के लाते हैं, राइट, और हमें देते हैं, और मतलब हमारा परिवार चलता है उसकी वजह से। आज पूरा का पूरा कंट्री चलता है टैक्सेशन से, टैक्स कलेक्शन से। उसके अंदर जो जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो सरकार के लिए कमाऊ पूत हैं। ठीक है। अर्निंग सोर्स इज द टैक्स पेयर, ट्रू सर। वो इंडिविजुअल हो या बिजनेसमैन हो। सो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स भी लगभग जो 12 लाख या 14 लाख करोड़ आता है, तो वो भी बिजनेसेस से आता है बहुत सारा, मैक्सिमम सैलरीड पर्सन से तो उतना नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। और वो उनकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। और जो जीएसटी कलेक्शन होता है, कलेक्शन करके सरकार को देना, ये कमाऊपूत होते हैं। अब जब तक वो कमाऊपूत, मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा थॉट है पर्सनली, और मेरे हिसाब से जब तक वो कमाऊपूत अच्छा है, और मतलब थोड़ा सा नॉर्दर्न वर्ड हो गया कमाऊपूत, मतलब जो काम करके अर्निंग करके देने वाला बेटा अच्छा लगता है, तो तब तक तो ठीक है। उससे कुछ गलतियां हो सकती हैं, राइट, और जब उससे गलतियां होती हैं फिर उसके ऊपर थू किया जाए, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आता है, राइट। जेट एयरवेज बहुत अच्छी एयरवेज थी। उन्होंने क्या भी किया, मतलब कि उन्होंने कुछ गलत किया, उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जेट एयरवेज ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी एटलीस्ट। ठीक है, कि सरकार को सपोज उन्होंने इतना पैसा कमा के दिया, इतना टैक्सेशन करके दिया, तो उस टैक्सेशन में से कि भाई इन्होंने 10 लाख या 4 लाख या 4,000 टैक्स दिया है इन्होंने, 2,000 का मान लो घाटा हो गया, कंपनी को जिंदा रखते हैं, उसमें मैनेजमेंट दूसरा बिठाते हैं। बिल्कुल सर, हो सकता था। तो इंडियन ब्रांड ना डाई नहीं होती सिचुएशन में। तो मेरे हिसाब से सरकार को ना बैक करना चाहिए उन चीज़ों को। और जैसे विजय माल्या जी, मैं बहुत छोटा था उस समय, मैंने नहीं, बिल्कुल सर, ठीक है, हम तो स्टोरी सुनते हैं, बट मेरे हिसाब से उन्होंने जो किंगफिशर और जो बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जो नाम बनाया था, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ब्रिलियंट ब्रेन होते हैं वो। बिल्कुल सर, ठीक है, उनको ना ब्रेन ड्रेन नहीं होने देना चाहिए। गलतियां की हैं उनको मतलब सजा दो, लेकिन मेरे हिसाब से उनको सुधारा भी जा सकता है। मतलब एक मेरे हिसाब से 6 महीने या 5 साल में उनका रिकवर हो सकता था, अगर जिस स्केल पे कंपनी है। तो मेरे हिसाब से मतलब ये मेरा थॉट है कि गलतियां हो जाएं, उनको सुधरने का मौका दिया जाए। अनवांटेड है ना, अनवांटेड अपन प्रेशर करके है ना ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो ब्रिलियंट माइंड है
वो तो बाहर चले गए, वो दूसरी कंट्री में कमा रहे हैं। जी। तो मेरे हिसाब से इंडिया का आज ना फेसबुक है, ना गूगल है, ना इंस्टाग्राम है। खाने की ऐप है बस। कू करके एक ऐप आया था, बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे रेवेन्यू बनने लगा उसको बंद कर दिया। यार सरकार को इतना पैसा दे रहे हैं, टैक्सेशन इतना दे रहे हैं, और बिजनेसमैन की ना लाइफ सिक्योर भी नहीं है। कोई पॉलिसीज है ना, सरकार कोई गारंटी नहीं लेती, उन्हीं बच्चों की कोई गारंटी नहीं लेती। वो कमा के देते हैं पूरी उम्र, ठीक है, और इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी कलेक्शन करके देते हैं, सब कुछ करके देते हैं, उनकी लाइफ कोई सिक्योर नहीं है, ठीक है। और कल घाटा हो जाएगा वो बहुत बड़ा टेंशन है उनको। सैलरीड पर्सन तो एक लिमिटेड अपना इनकम टैक्स देकर उनको तो पता है कि हाँ ठीक है इतना। मेरे हिसाब से सैलरीड पर्सन की भी लाइफ जो टैक्सेशन जिस रेशियो में देता है उस रेशियो के हिसाब से उनकी लाइफ है ना सिक्योर होनी चाहिए। बिल्कुल कि भाई होनी चाहिए। आपने सपोज आपने 1 करोड़ रुपए टैक्स दिया है लाइफ टाइम, आपको इसका 10% या 20% आपके ऊपर जब आपको लगेगा तब आपके ऊपर स्पेंड होगा एज एन एक्सपेंसेस, चाहे तो बीमारी हो, ऐसे सुविधाएं हैं बहुत सारी। लेकिन जो स्पेशली जो टैक्स पेयर हैं उनकी स्पेशल टेक केयर किया जाए तो मेरे हिसाब से वो है ना ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। टैक्स देने में ना लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सर। अब ये आप सीधा सीधा टैक्स बेनिफिट दो ना लोगों को, कि सपोज मेरी लाइफ टाइम में 100 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट करके दिया है, तो मेरे को कहते हैं कि यार 4 करोड़ है ना, 4% या 5% है ना, आपकी लाइफ को सेव करने के लिए हमारे पास में है, आपके बिहाफ पे हम सेव कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है इंडिया को। उस डायरेक्शन में कोई सोच ही नहीं रहा। कोई एग्जाम्पल है किसी कंट्री का? मैं खैर बाकी कंट्रीज का नहीं पता कि कुछ कंट्री में क्या होता है, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है कि बिजनेसमैन की करना चाहिए मेरे लाइफ है ना, कमाऊ पूत की लाइफ है ना सिक्योर कर दो, वो आपको ना बहुत भरपूर कमा के देगा। सिंपल सा ना एग्जांपल, अब जैसे घर में हमारा बड़ा भाई कमाता है या कोई जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब होता है, तो हम लोग घर में ही देखते हैं उनसे कितनी अच्छे से टेक केयर किया जाता है। ठीक है, उनका टाइमिंग ये हो रहा है, जाना है आना है, उनका बस आना है, ट्रेन आना है, सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये तो एक ग्लोबल लेवल पे हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यूनिकॉर्न बनाने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी जो यूनिकॉर्न बने उनको स्पॉइल किए जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं। मतलब नेगेटिविटी तो फैल ही रही है ना। आज यूके में भी तो लोग यही सोच रहे हैं कि इंडिया में तो बिजनेस बनाना बड़ा टफ है यार, क्योंकि वहाँ के तो बिजनेसमैन यहाँ आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। शायद इस पे में सोचना चाहिए जैसे आपने बोला। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक है ना, इंडियन कंपनीज में बाहर की फंडिंग है ना 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल्ड बाय इंडियन नेशनल लोगों द्वारा होनी चाहिए, ताकि एक्चुअल में कंट्रोल वो जो कंपनी ड्राइव हो सके वो इंडियंस की तरह या इंडियन थॉट प्रोसेस से ड्राइव हो सकती है। बहुत सारी कंपनीज हैं, फॉरेन ऑन्ड कंपनीज हैं, ठीक है, ई कॉमर्स में देख लो, सोशल मीडिया में देख लो, हर जगह पर। मेरे हिसाब से जेप्टो ने अभी एक जोमेटो ने एक अभी जो एक बोर्ड रेजुलेशन पास किया कि 50 से ऊपर दूसरे फॉरेन कंट्रीज की इक्विटी नहीं हो सकती। आई थिंक ये मैंने न्यूज़, हो सकता है कि सही है कि नहीं है, बट बहुत फैंटास्टिक मेरे हिसाब से, ताकि वो कंट्रोल तो इंडियंस का ही रहेगा एंड ऑफ द डे। तो वो मेरे हिसाब से हर कंपनी में होनी चाहिए कि भाई इससे ऊपर तुम बाहर की फंडिंग नहीं ले सकते। एज ए फाउंडर सर, आप किसको अप्रिशिएट करते हो? लाइक जो एक ऐप बनाता है और एक जो सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूशन इन द सेंस कहने का मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ से पूरी अर्निंग हो रही है, और ऐप जहाँ पर आपके लिए कन्वीनियंट चीज़ बना दी बस कि आप जाके खरीद सकते। मैं इसको मैं 2 वे में प्लीज़ बताइए। तोड़ता हूँ कि वन इज एम्प्लॉय साइड की एम्प्लॉयज, कौन से एम्प्लॉय को मैं पसंद करता हूँ, एक बिजनेसमैन कौन से हैं, ठीक है, जो इंडिया टू ग्लोबल जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बना रहे हैं, वो मेरे को पसंद है। ट्रू। एज एन एम्प्लॉय, ट्रेन द ट्रेनी एक कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं उस बंदे को ट्रेन करता हूँ जो दूसरे को ट्रेंड करेगा। तो ट्रेन द ट्रेनी वाला मैं फॉलो करता हूँ कि ये मेरी टीम में एक बंदा है जो दूसरे लोगों को ट्रेन करेगा, तो मैं उसको अपना क्लोन बनाता हूँ, वो अपने क्लोन बनाता है, और दिस इज हाउ वी बिल्ड द टीम। ग्रेट सर। बिजनेस में जो इंडिया से ऐसी ब्रांड बनाए जो ग्लोबल जा सके, मेरे हिसाब से हर कोई फैंटास्टिक है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। कुछ बोलना चाहते हैं जैसे लाइक यंगस्टर को, स्टूडेंट को जो बिजनेस करना चाहते हैं, और जो भी आपने अपने मतलब एक लाइफ जब स्ट्रगल लाइफ थी तो आपने क्या क्या सीखा, कुछ बताना चाहते हैं? मेरे हिसाब से आज के युवाओं को है ना पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, और हर साल में ना लर्निंग ओवर नहीं होती,
हर कंपनी के अंदर है ना आपको 3 साल तो कम से कम देना चाहिए मिनिमम, और 3 साल के बाद में ना कंपनी आपकी हो जाती है, आप कंपनी के हो जाते हो। अब वहाँ पर जितना लंबे समय तक आप रुकोगे, हो सकता है कि क्योंकि एक जे कर्व को ग्रोथ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कर्व मानते हैं कि कर्व ऐसे स्टार्ट होता है और फिर वो ऐसे जाता है, फिर वो कभी नहीं गिरता, राइट। सो जो ऐसे कर्व पे डायरेक्ट लेडर पे चढ़ना चाहते हैं वहाँ पर दिक्कत बहुत आती है। ये 2 साल 3 साल का आपने जे कर्व देख लिया, हो सकता है इनिशियली आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन आपने ट्रस्ट जीत लिया वहाँ पर, फिर आपकी ग्रोथ देखो वहाँ पर। मैं स्पेशली जो मतलब जो कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स या कॉरपोरेट में जो टीम है उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि आप 2 3 4 5 साल तक भूल जाओ, और आपने ट्रस्ट जीत लिया ना। आज आप देखो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में जो ब्रिलियंट लोग हैं वो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, ट्रू, मिडिल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन टॉप पे उनके ट्रस्ट ही बैठे हुए हैं हाँ, कि यार ये तो सर का एकदम खास है। वो खास बना है, उसने अपने खून पसीने से 20 साल तक उनका ट्रस्ट जीता है, ट्रू, इसलिए उनका खास बना है। तो मतलब खास बना तो उन्होंने ट्रस्ट जीता है, वो खास इसलिए नहीं बना, उसके ऊपर भी उन्होंने 10-20 बार ट्राई किया होगा अलग अलग वे से, लेकिन उसने जो ट्रस्ट जीता है वो आप नहीं जीत सकते ना 4 साल में आकर या 2 साल में आकर। तो आपको भी वो उतना समय देना पड़ेगा यदि आपको उसके पैरेलल जाना है तो। थैंक यू सो मच सर आने के लिए हमारे शो में। थैंक यू जी सुधांशु जी, बहुत ही बढ़िया लगा यार मुझे आपसे क्या बात लग रहा है ना, करके। हमारे कंट्री में पॉडकास्ट तो बूम पे है ही, और फाउंडर को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब फाउंडर को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं ना, कि इंडिया की जो रैंकिंग है अभी जैसे 4 में चौथे नंबर पे आया है, जब नंबर 1 बनाना है तो जब तक फाउंडर नहीं आएंगे आगे, जैसे आप क्लोन की बात की आपने, जब तक आपके जैसे 10 क्लोन नहीं होंगे, ऑब्वियसली आपने बोला नेक्स्ट यूनिकॉर्न मैं ही बनने वाला हूँ, तो मे बी आपकी तरह जो आपका क्लोन होगा वो 10 यूनिकॉर्न लेके जाए। करेक्ट, बढ़ेगा। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर है ना ये 9 to 5 वाला ना कल्चर खत्म कर दो। बिल्कुल कर देना चाहिए। कुछ नहीं है, आप 4 घंटे काम करो, लेकिन काम करो उस 4 घंटे। ट्रू सर। ठीक है, आप है ना ये जो 9 to 5 में भी है ना, जो मतलब घड़ी में 5:30 बजे निकलना है वो 4:30 बजे से ना घड़ी में टाइम देखने लग जाते हैं, हाँ, ट्रू है सर। 4 बजे से 5 बजे से टाइम देखने, वो अपना क्यों यार अपना आधा घंटा वेस्ट करना। मेरे हिसाब से हर बंदे को अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया ना वैसे ही है ना 2-1 नंबर पे आ जाएगी, 2 नंबर और 1 नंबर पे आने वाले। चाइनीज जो लोग हैं उनमें यही है, एक परफेक्शन, एक आपने उनको कब रेस्पॉन्स किया उसका तुरंत रेस्पॉन्स, वो है ना वो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अच्छे लोग किसी से भी हमें अपन को अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिली है तो वो लेनी चाहिए। और एक मेरे हिसाब से है ना वो अपने अंदर है ना सेल्फ ड्रिवन चीज़ें ले आओ, कोई नहीं रोक सकता इंडिया को। ट्रू, आई होप सब लोग अप्लाई करें। यस, थैंक यू।